Hello everyone. Good evening, Harsh, Prachi. एनसीईआरटी रीड की थी या नहीं? एनसीईआरटी समझ के टॉपिक वो छोड़ ही दिया था, बताओ। बताओ हर्ष, प्राची की थी एनसीईआरटी रीड? किया था, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड। बाकी हर्ष? ठीक है। आज तो मेन टॉपिक करेंगे जो एक्चुअली है आपके सिलेबस में भी, ठीक है। पहले अडेप्टेशन वाला करेंगे, उसके बाद फिर अपना टॉपिक, फिर लास्ट में क्वेश्चंस, ठीक है। गुड इवनिंग अलीजा। गुड इवनिंग अलीजा, चलो करें स्टार्ट। ठीक है, आज पहले अडेप्टेशंस करेंगे, वो भी सिलेबस में मैंने तो भेजा था ना टेलीग्राम पे। ठीक है, उस अकॉर्डिंग वो सिलेबस में एनटीए ने तो वहां से रिमूव कर, एनसीईआरटी से रिमूव्ड है, लेकिन वो सिलेबस में वो वाला टॉपिक आ सकता है अडेप्टेशन वाला, ठीक है। तो वो हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले देखो अडेप्टेशन होता क्या है आपके पास, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है अडेप्टेशन आपके पास क्या है। अडेप्टेशन का मतलब जैसे कि इवोल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। गुड इवनिंग डोरमी अलीजा। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में बताया था जैसे कि कोई एक मराठी बच्चा है, वो अगर मान लो कहीं पे शिफ्ट होता है, सो कहीं कॉलेज वगैरह मिल जाता है, तो उसने भी अपने आप को वहां पे अडेप्ट किया था ना, जहाँ पे हमने देखा था अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। केमिस्ट्री। ओहो। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, मैं बता रही थी, देखो एडाप्टिव रेडिएशन देखा था जहाँ पे हमने अडैप्ट किया था, ठीक है, वो मराठी वाले बच्चे का एग्जांपल दिया था। इसी तरीके से एडाप्टेशन क्या है कि अगर मान लो हमें कभी भी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से कभी भी हमें कॉप अप करना हो, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है एडाप्टेशन की। अब वो एडाप्टेशन आपकी मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है, जैसे कि मान लो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपने अंदर स्पाइन्स और कैक्टस जैसे होता है, वो थॉर्न्स डेवलप कर लेते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रह पाए प्रेडेटर्स, हर्बीवोर से, है ना? तो ये भी उसकी क्या है, एक एडाप्टेशन उसने अपने अंदर डेवलप करी। सेकंड चीज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी हो सकते हैं कि अंदर हम अपने बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजों में चेंज कर लें सो दैट हम अपने आप को अडेप्ट कर ले किसी भी अनहोस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। थर्ड चीज हो सकती है बिहेवियरल। अब बिहेवियरल अडेप्टेशन हम डेजर्ट लिजर्ड्स के अंदर देखेंगे, ठीक है, आगे आगे जैसे जाएंगे। तो आपको मतलब बताओ, पहले समझ में आ गया अडेप्टेशन एक्चुअली में होता क्या? अडेप्टेशन का मतलब है कि आपको जब पॉप अप करना होता है किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन से, तो आप किस किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो उस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशन आपकी मोर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल तीनों तरह की हो सकती है। एक-एक करके हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है? थम्स अप देते जाओ फटाफट से। अटेंडेंस जिसने मार्क नहीं करी, अटेंडेंस मार्क करो, जल्दी। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे हम कुछ केसेस पढ़ेंगे कि मान लो कौन सी अगर प्रॉब्लम हो सकती है और उस केस में क्या चीज़ जो है वो अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट करती है। ठीक है, प्राची डोरमी। चलो देखो, वाटर स्ट्रेस सबसे पहले तो मान लो अगर जैसे किसी की जैसे कंगारू रैट का यहाँ पे एग्जांपल रहेगा। इसके अंदर ना, जैसे हमें पता है ये ना डेज़र्ट के अंदर रहता है। डेज़र्ट के अंदर हमें पता है कि वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इस ये जो है ना अपनी वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम से इसको गुज़रना पड़ता है क्योंकि इसको पानी नहीं मिलता, क्योंकि डेज़र्ट में इसके लिए पीने तक के लिए पानी नहीं होता। तो ये जो कंगारू रैट होता है किस तरह से करता है, पहली बात तो ये कैसा यूरिन प्रोड्यूस कराता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कराता है। एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। ये कैसा यूरिन प्रोड्यूस कराता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कराता है, सो दैट मैक्सिमम जो है वाटर लॉस इसकी बॉडी में यूरिन के थ्रू तो एटलीस्ट ना हो। तो ये कोशिश करता है कि मैं अपने यूरिन को जितना ज्यादा कंसंट्रेट हो सके उतना मैं करूं, ताकि मेरी बॉडी में जितना वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है उतना तो मैं एटलीस्ट बचा लूं। ठीक है, पहली चीज वो ये करता है। सेकंड चीज वो ड्राई फेसेस करता है, ठीक है। ड्राई फेसेस, फेसेस आपको पता है वो सूखे सूखे ड्राई फेसेस करता है। फिर उसके बाद ये रखे फैट ऑक्सीडेशन। देखो तुम ना रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि ना फैट की ऑक्सीडेशन से भी ना वाटर जो होता है कैसा बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है फैट की ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो जो कंगारू रैट होता है ना वो क्या करता है, फैट की ऑक्सीडेशन कराता है, जिसका एक उसका बाय प्रोडक्ट बनता है वाटर, और इस वाटर का यूज करके अपनी वो वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल वहां पे करता है। फोर्थ चीज आती है यहाँ पे ब्यूरोस, ठीक है। ब्यूरोस क्या होते हैं, जैसे कि
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ना अपने आप को गड्ढा ऐसे गड्ढे ब्यूरो वगैरह बना-बना के अपने अंदर उनको ले जाते हैं सो दैट पानी की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर पाएँ। अब जो ये वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है ना, ये साथ-साथ कैमल भी फेस करते हैं। कैमल भी फेस करते हैं क्योंकि अगेन ये डेज़र्ट में है। लेकिन कैमल में एक डिफरेंस आ जाता है कि ये ब्यूरोज़ नहीं बना पाता। भई कैमल कितना ज़्यादा बड़ा है, वो कैसे अगर वही ब्यूरो बनाने लग गया तो फिर तो ज़मीन के नीचे कितना ही बड़ा गड्ढा हो जाएगा। ठीक है? तो जो कैमल होता है वो ब्यूरो नहीं बनाता, बाकी तीनों चीज़ें वो ये भी शो करता है। ठीक है? ये तो होगी कंगारू रैट का एग्ज़ाम्पल जो कि किस प्रॉब्लम से फेस करता है, वाटर की प्रॉब्लम से फेस करता है। तो इसने अपनी एडेप्टेशन कैसे शो करी? कंसंट्रेटेड यूरिन करके, ड्राई फेसेस प्रोड्यूस करके और फैट का ऑक्सीडेशन करके वाटर जहाँ पे एज़ एन बाय प्रोडक्ट वहाँ पे निकला। ठीक है? सेकंड चीज़ आती है कोल्ड स्ट्रेस। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पे ना जो हमारी एंटार्क्टिक फिशेज़ होती हैं, वो ना जहाँ पे अंटार्कटिका वगैरह में रहती हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। दैट मीन्स सिंपली कह सकते हो सब 0 टेम्परेचर में रहती है। कौन? आपकी एंटार्क्टिक फिशेज़। अब ये अपने आप को कैसे अडैप्ट करेंगी? हम अगर वहाँ पे जाएँ तो हम तो वहाँ पे जिंदा जिंदा रह ही नहीं पाएँगे। लेकिन ये जो एंटार्क्टिक फिशेज़ हैं, ये अपने आप को किस तरह से अडैप्ट करते हैं कि वो रह पा रही हैं, कि वो जिंदा रह पा रही हैं। बेसिकली क्या होता है, इनके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं एएफ प्रोटीन्स नाम के, व्हिच इज़ योर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स नाम के इनके पास प्रोटीन्स होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि जो भी आइस क्रिस्टल्स वगैरह हैं, बर्फ के इलाके में जो भी आइस क्रिस्टल्स वगैरह हैं, ये जो एंटार्क्टिक फिश होती है, इनके ऊपर जाके चिपक जाती है और जैसे वो उसके लाइक आइस क्रिस्टल्स के ऊपर जाके चिपकेगी, तो जो अंदर के फ्लूइड्स वगैरह हैं, जो भी फिश के अंदर जो अंदर फ्लूइड है, वो प्रोटेक्ट रह जाएगा। क्योंकि अगर मान लो गलती से फ्लूइड अगर मान लो जम गया ना अगर उसकी बॉडी में, तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो वो कोशिश करती है कि उसके पास एएफपी प्रोटीन्स जो ऑलरेडी होते हैं, वो आइस के साथ जाके चिपकते हैं और अंदर वाले जो भी चीज़ें होती है, वो उसकी प्रोटेक्ट इस तरह से हो जाती है। ये तो बात होगी एंटार्क्टिक फिश की एडैप्टेशन, ठीक है? फिर नेक्स्ट एडाप्टेशन देखते हैं यहाँ पे सील की। सील किसने देखी है? किसी ने डायग्राम देखा हो? देखो मैं ऐसे बताती हूँ, देखो। ये है आपके पास डायग्राम सील का, ठीक है? ये जो सील होते हैं ना, ये भी अपने आप कैसे एडाप्टेशन शो करती है, ये अपनी स्किन के नीचे ना इस तरह से एक व्हाइट कलर का ब्लबर बना के चलती है, ठीक है? अपनी स्किन के पहले तो स्किन की लेयर होगी, उसके नीचे बिल्कुल ऐसा व्हाइट की एक ब्लबर टाइप की बना के चलती है, ठीक है? ये किसकी लेयर होती है? ब्लबर की लेयर होती है। इससे क्या होता है ना, इससे जो भी इसकी बॉडी में ऑलरेडी हीट वगैरह प्रेजेंट थी, इसको बाहर जाने नहीं देती या फिर बाहर से जो है अंदर ज़्यादा ठंड नहीं आने देती या फिर सिंपली बोलूँ ये एक्ट करती है एज़ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर पता है ना, जो कि आने-जाने नहीं देना, कंडक्टर पास ऑन कर देता है सारी चीज़ें, इंसुलेटर नहीं होने देता। तो ये जो ब्लबर होता है इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है किसके अंदर? सील के अंदर। यहाँ भी हमने किसकी मॉडिफिकेशन देखी, इसने भी किससे फेस किया था? कोल्ड स्ट्रेस से, ठीक है? पहले हमने पढ़ लिया वो वाला, फिर हमने सेकंड पढ़ा कोल्ड स्ट्रेस जिसमें हमने किसका एग्जांपल देख लिया, नेक्स्ट हमने सील का एग्जांपल भी देख लिया। नेक्स्ट आता है आपके पास हीट स्ट्रेस का। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा आर्के बैक्टीरिया, मीथेनोबैक्टीरिया, ये कुछ ऐसे तरह के ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिल्कुल अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, बहुत ही सिंपली बोलूँ बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट में ये जी लेते हैं, है ना? तो अब बात आती है आर्के बैक्टीरिया एग्जांपल है जो कि हॉट आपके हॉट एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि आर्के बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है जो कि इनको ग्रो करा देता है, जो कि इनको अडॉप्ट करवा देता है। क्या होता है, ये इनके पास ना मोनोलेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट होती है। अगर तुमने सेल वाला चैप्टर अभी अपराजिता ने पढ़ाया था, वहाँ पे तुमने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, बायलेयर ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड्स की। लेकिन आर्के बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करता है, अपने आप को इस तरह से चेंज करता है सो दैट मोनोलेयर एक लेयर बन जाए लिपिड की और साथ-साथ ब्रांच्ड चेन बन जाए। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बता रही हूँ कि आर्के बैक्टीरिया अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाता है सो दैट वो अपने आप को हॉस्टाइल अनहॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी अपने आप को जी सके वो, ठीक है? उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़ हाई प्रेशर। देखो अगर जैसे जो लोग डाइविंग वगैरह करते हैं, जो लोग पानी के बिल्कुल नीचे जाते हैं, उसमें क्या होता है वहाँ पे जैसे-जैसे आप पानी के नीचे जाओगे ना, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारे इनवर्टेब्रेट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर बिल्कुल पानी के डीप में रहते हैं, जिसकी वजह से उनको हाई प्रेशर फील होता है। लेकिन वो कैसे फिर भी रह पा रहे हैं, अल्टीमेटली होता क्या है, वो अपने बॉडी का ना साइज़ बहुत छोटा कर लेते हैं। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा बॉडी का साइज़ छोटा होगा, उतना कम उनकी बॉडी पे प्रेशर लगेगा और उतने अच्छे से वो अपने आप को अडैप्ट कर लेंगे। ये भी हमने एक एडेप्टेशन देख ली। सेकंड चीज़ वो क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कैविटीज़ को लाते ही नहीं है। क्योंकि अगर मान लो गलती से कैविटीज़ उनकी बॉडी में प्रेज़ेंट हो गई, तो कैविटीज़ जैसे ही उन कैविटीज़ के अंदर पानी-वानी घुसेगा, बिल्कुल हाई प्रेशर से वो कैविटीज़ फूल जाएँगी और अल्टीमेटली उनकी बॉडी ही जो है बेकार हो जाएगी। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर कैविटीज़ को वो डेवलप ना करें। ये भी हमने एक एडेप्टेशन देख ली, ठीक है? समझ में आ रही है एडेप्टेशन? बताओ फटाफट से। ये हम कुछ एडेप्टेशंस देख रहे हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट एडेप्टेशन आती है ऑक्सीजन स्ट्रेस की व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है? देखो, जैसे आप देखो शिमला गए वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लेह लद्दाख वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे हम जाते हैं ना, तो हम अपने आप को ईज़िली अडैप्ट नहीं कर पाते। कभी-कभी इतना नौसिया, इतना फटीग, इतना हेडेक वगैरह, इतनी उल्टी जैसा ऐसे-ऐसे फ़ील होने लग जाता है, जिससे क्या होता है क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, माउंटेन्स बिल्कुल हाइट वाली चीज़ों पे जाएँगे, वहाँ पे क्या होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है? जिसकी वज़ह से जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है? अब आप मान लो ये मैंने आपको माउंटेन बना के दिखाया, मान लो आप
किसी माउंटेन पे जा रहे हो, आप किसी कार वार के थ्रू जा रहे हो, ऐसे कार के थ्रू गए, पहले आप यहाँ पहुँचे मतलब जैसे उसका जो भी रास्ता आता है आपके लेह लद्दाख पे जाने का, मान लो पहले दिल्ली पहुँचे, फिर आगे पहुँचे, आगे पहुँचे, आगे पहुँचे, इस तरह से ना वैसे घूम-घूम के रास्ता जाता है। एक चीज़ ना लेह लद्दाख में जाते हो ना तो वहाँ पे ये भी चीज़ एडवाइजेबल होती है कि कभी भी एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाइट से नहीं जाना चाहिए, हमेशा उसको कार वगैरह से जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एरोप्लेन से चले जाओगे ना तो आपका एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग ये सब हेडेक वगैरह ये सब चीज़ें देखने मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप मान लो कार वगैरह से जाते हो ना, हमेशा लेह लद्दाख का 1 महीने 10 दिन मतलब ऐसे बड़ा टूर बनाना चाहिए। ठीक है? तो जैसे आप वहाँ पे जाओगे, तो अगर कार वगैरह के थ्रू जाओगे तो अपने आप को धीरे-धीरे आप अडैप्ट करते जाओगे जैसे-जैसे आप आगे रास्ते में बढ़ते जाओगे। ठीक है? तो अल्टीमेटली होता क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, ऑक्सीजन घटेगा, जिसकी वजह से क्या होता है हमें घबराहट दैट मीन्स सिंपल कह सकती हूँ नौसिया फील हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है कि हम जैसे रूम पे पहुँचे हमें अब आराम करना है, ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। ठीक है? पाल्पिटेशंस, पाल्पिटेशंस का मतलब होता है हार्ट में जो धक-धक की आवाज़ होती है, ऐसा लगता है जैसे बाहर निकल मतलब ऐसे जब तुमने अगर कभी वॉमिटिंग की हो, तुम्हें अगर ट्रैवलिंग सिकनेस हो, तो ऐसा कुछ फ़ील होता है। ठीक है? तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास कुछ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस आती हैं, ठीक है? जहाँ पे एक इंसान जो है अपने अंदर कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल मैंने आपको पहले बताया था कि अंदरूनी जो है हम बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें एडाप्टेशन के लिए करते हैं, वो फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में चली जाएँगी। अब क्या होता है देखो, अच्छा तुमने ब्रीथिंग वाला चैप्टर पढ़ा है ना? उसका मुझे बताओ ऑक्सीजन का कैरियर कौन होता है? ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? बताओ। फटाफट से बताओ ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? ब्रीथिंग वाला चैप्टर पढ़ा है सबने? ठीक है, बायो बाबा, लीज़ा, प्राची बताओ। ऑक्सीजन का कैरियर कौन होता है हमारे अंदर? ब्रीथिंग वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये बताओ पहले। हाँ, बताओ हर्ष। ठीक है, हीमोग्लोबिन वेरी गुड, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है ना कैरियर, तो क्या होता है ना मान लो हमारा जो है ऑक्सीजन को मान लो मैं सिमिलरली बोलूँ मान लो कि दिल्ली का एग्जांपल ले लो। मान लो दिल्ली में क्या होता है हमारे जो हीमोग्लोबिन है ना वो क्या कर रहा है हाँ, ठीक है लीज़ा हीमोग्लोबिन ही है, ठीक है। मान लो दिल्ली के अंदर क्या है हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है ना? आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होती है वही आगे जाके लेके जाती है ना? तो क्या होता है ना मान लो दिल्ली के अंदर 10 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स एक हीमोग्लोबिन है वो कैरी करके चल रहा है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। जैसे ही आप अपने हाइट पे जाओगे ना वहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो हीमोग्लोबिन कैरी जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है उसकी कैपेसिटी घट जाती है। अब आप मान लो हाइट पे गए, आपका प्रेशर घटा, अब आप ऑक्सीजन को तो बढ़ा ही नहीं सकते ना, प्रेशर घटने की वजह से ऑक्सीजन वहाँ पे कम हो गया। तो हमारी बॉडी कैसे अडैप्ट करती है? हमारी बॉडी क्या करती है आरबीसीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। सो दैट क्या हो कि हमारे पास आरबीसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को लेके आए और हमें जो है ब्रीथिंग वाली प्रॉब्लम हमें माउंटेन्स, हिल्स वगैरह पे जाके फेस ना करनी पड़े। इसलिए वो क्या करते हैं आरबीसीज़ का जो प्रोडक्शन रेट है उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट काम। ये हो गया मेरे पास फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, ठीक है? सेकंड चीज़ होती है मेरे पास कि वो ब्रीथिंग रेट बढ़ा देंगे। साँस लाइक जितना भी बाहर ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है, हम कोशिश करेंगे फटाफट से हम अंदर उसको इन्हेल करें, सो दैट हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही है, फटाफट से ब्रीथिंग की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थर्ड चीज़ क्या होती है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। जो भी टिश्यूज़ के आस-पास हमारा जो हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसका डिक्रीज़ होता है। सिंपली बोले तो उसका ब्रेक होता है सो दैट टिश्यूज़ को आसानी से ऑक्सीजन अब पहुँच पाए। अगर मान लो टिश्यूज़ के आस-पास जो है ऑक्सीजन जाके कहीं न कहीं जुड़ी हुई होगी, तो टिश्यूज़ के पास तो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा ना। जैसे आप हिल्स पे जाओगे, जुड़ जाती है आगे जाके। लेकिन हमारी बॉडी कैसे अडैप्ट करती है, हमारी बॉडी कोशिश करती है कि टिश्यूज़ के आस-पास जो भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ना और अल्टीमेटली टिश्यूज़ को पहुँचाना, जिससे कि हम जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने हिल्स वगैरह पे जाएँ, माउंटेन्स वगैरह पे जाएँ, हम अपने आप को अडैप्ट कर पाएँ। क्लियर हुआ? हाँ, बायो बाबा जी, ये पूछा था मैंने। ठीक है? हो गया क्लियर? स्टील का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? देखो एनसीईआरटी में भी देख लो, एलेन्स रूल मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट आपको देखो थिक लेयर ऑफ फैट होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लबर, मैंने आपको बता दिया, जो कि एज़ एन इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, ठीक है? फिर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस बताई, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे रोहतंग पास मनाली का एग्जांपल दे रखा है, जो कि लगभग आपके 3500 मीटर की रेंज में आता है, ठीक है? आपने वहाँ पे फेस किया होगा अल्टीट्यूड सिकनेस, ये जो आपको ट्रैवलिंग सिकनेस वगैरह होती है ना, अल्टीट्यूड सिकनेस होके जैसे आप हाइट वगैरह पे जाओगे, जैसे आप हाइट वगैरह पे जाओगे ना, तो वहाँ पे जो आपको सिकनेस वगैरह फील होती है, उसका नाम हो जाता है अल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है? जिससे आपको क्या फील होगा? नोज़िया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशंस है, क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, मैंने आपको फिर भी बता दिया, ठीक है? क्यों? बिकॉज़ प्रेशर कम हो जाएगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल पाएगा, जिससे कि अल्टीट्यूड सिकनेस होगी। तो हमारी बॉडी कैसे कंपेंसेट करती है लो ऑक्सीजन को कि वो आरबीसीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा देगी, बाइंडिंग अफिनिटी कम कर देगी और ब्रीथिंग रेट को वो क्या कर देगी? बढ़ा देगी। क्लियर?
उसके बाद देखो यहाँ पे सी इन मोस्ट एनिमल्स अ मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल, सबको पता है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना माना जाता है, लेकिन जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर बियर कर पाते हैं। तभी तो मैंने बताया कैसे बियर कर पाते हैं, मोनोलेयर ऑफ लिपिड बना के और ब्रांच लेयर ऑफ लिपिड्स को बना के। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एंटार्क्टिका मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे मेराइन, अभी बताया था ना हाई प्रेशर फील होता है जैसे हम वाटर के नीचे जाते हैं, तो कितना प्रेशर फील होता है, एक डेटा याद करना पड़ेगा कि 100 टाइम्स प्रेशर, जितना नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सबको पता है, उससे 100 गुना, उससे 100 टाइम्स ज्यादा जैसे आप नीचे पानी में जाओगे उतना आपको जो है डीप प्रेशर जो है आपको फील होता है। और ऊपर मैंने आपको इस बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं हमारे डेजर्ट लिजर्ड्स की बात। क्लियर हो गया? मैम ये सब एडेप्टेशन कब तक डेवलप हो जाता है? जैसे कोई नए लोग माउंटेन पर रहें लगे तो जैसे आप माउंटेन्स वगैरह पे जाओगे ना, आपको कम से कम 1-2 दिन तो ऐसा होगा ही होगा कि आप अपने आप को अडैप्ट ही नहीं कर पाते। तभी तो कहते हैं कि अगर लंबा टूर टूर बनाना है तो इसका लंबा बनाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो 1-2 दिन हमें जाके सिर दर्द, आराम वगैरह ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फेस होती हैं। ठीक है? ठीक है प्राची, एनोटेशन के साथ, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम आगे बिहेवियरल। ऊपर हमने देख ली, अभी मोर्फोलॉजिकल अभी प्लांट वाले बताऊंगी। पहले हमने देख लिया अभी फिजियोलॉजिकल अडैप्टेशन कैसी होती है। एग्जांपल जिसका मैंने आपको दिया ऑक्सीजन स्ट्रेस वाला, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हुई तो किस तरह से हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली अडैप्ट करती है। अब बात आती है हमारे पास बिहेवियरल अडैप्टेशन की, ठीक है, किसकी, बिहेवियरल की। ठीक है, ये किस तरह से बिहेवियर में चेंज आता है जिसकी वजह से अडैप्टेशन हम कर पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है डेजर्ट लेजर्ड्स। ये जो पता है डेजर्ट लेजर्ड्स में क्या होता है, डेजर्ट लेजर्ड्स को ना जैसे ही मान लो उसको, डेजर्ट लेजर्ड्स को मान लो जैसे उसको गर्मी लगी, वो क्या करता है अपने अंदर ब्यूरो में चला जाता है, बिल्कुल डीप सॉइल के अंदर बिल्कुल ब्यूरो बना के अपने अंदर जो डेजर्ट लिजर्ड है वो घुस जाती है। ठीक है, लेकिन मान लो जैसे उसे ठंड लगी वो बाहर धूप लेने आ जाती है। तो इस तरह से जो डेजर्ट लिजर्ड्स होती है ना, ये क्या शो करती है, बिहेवियर एडेप्टेशन को शो करती है। वही यहाँ पे लिख रखा है कि बिहेवियर कैसे बास्क इन द सन, मतलब सन में बाहर आ जाती हैं और हीट को एब्जॉर्ब करती है जब उनका टेम्परेचर उनके कंफर्ट जितना उनको चाहिए उससे कम, दैट मींस उनको ठंड लगती है, बट मूव इनटू शेड। जैसे आपका एम्बिएंट, एम्बिएंट का मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, जैसे उनका बढ़ने मींस गर्मी उनको लगेगी तो वो फिर से ब्यूरो में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो डेजर्ट लिजर्ड्स होती हैं वो बिहेवियर एडेप्टेशन को शो करती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो डेजर्ट लिजर्ड्स होती हैं वो कौन सी एबिलिटी को लैक करती है, कौन सी अडेप्टेबिलिटी उनके अंदर नहीं होती। तो आपका वहां पे आंसर होना चाहिए फिजियोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी डेजर्ट लिजर्ड्स के अंदर कभी भी नहीं मिलती, उनके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर अडेप्टेशन ही मिलती है। क्लियर? अब हमने दो तरह की पढ़ ली, फिजियोलॉजिकल पढ़ ली, बिहेवियरल पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस किस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, प्लांट्स में होती हैं, हम देखते हैं हम यहाँ पे। देखो प्लांट में आपके दो तरह के प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइट और दूसरे होते हैं हाइड्रोफाइट। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई एरियाज पे रहते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, या ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटरी एरियाज में रहते हैं। ठीक है, देखो जीरोफाइट से बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो लीव्स होते हैं ना, जो अपने आप को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर ले। ये देखो जैसे आपको यहाँ पे थोड़ी सी ब्लर इमेज है, देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो देखो यहाँ पे ना ये एग्जांपल दे रखे हैं आपको। ठीक है, एक ऐसे जीरोफाइट का एग्जांपल है जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे कैक्टस वगैरह से दिखा रखे हैं। ठीक है, ये जीरोफाइट का एग्जांपल है जिसमें आपकी जो स्टेम है ना वही मॉडिफिकेशन करके किस में कन्वर्ट हो चुकी है, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो चुकी है। स्पाइन्स पता है ना, थोन्स कांटे लाइक होते हैं, आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये लीव्स नहीं है, इनको लीफ मत समझना। ठीक है, यहाँ पे लीव्स नहीं होती बल्कि स्टेम ही अपने आप को मॉडिफाई करके किस में कन्वर्ट कर लेती है, स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। तो एक अडेप्टेशन उन्होंने ऐसे कर लिया। स्पाइन्स अभी इन्होंने क्यों बनाए, डेफिनेटली प्रोटेक्शन के लिए बनाए होंगे, ताकि कोई हर्बीवोर, कोई प्रेडेटर इनको खाने आए तो ये पहले ही बच जाए। ठीक है, सेकंड अडेप्टेशन क्या हो सकती है, सक्यूलेंट स्टेम, सक्यूलेंट स्टेम होना। सक्यूलेंट स्टेम आपके पास सिंपल का मतलब होता है जैसे कि ऐसी स्टेम होती है जहाँ पे जो आपका स्टोमेटा होता है ना वो बिल्कुल संकन, जैसे आपका स्टोमेटा नॉर्मल क्या मिलता है सबको पता है, बाहर एपिडर्मिस लेयर पे मिलता है, लेकिन जो स्टोमेटा कभी आपको अंदर की तरफ मिलने लग जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, पहली बात तो संकन स्टोमेटा में। अब सक्यूलेंट का मतलब है कैसे, एलोवेरा, एलोवेरा सबने देखा है। एलोवेरा में तुम देखते होगे जब तुम एलोवेरा को काटोगे तुम्हें वहां पे फ्लैशी चीजें मिलती हैं, है ना, तो उसको हम एग्जांपल बोल सकते हैं सक्यूलेंट स्टेम का। सक्यूलेंट स्टेम की होती है, मान लो अगर मान लो किसी प्लांट को वाटर रिक्वायरमेंट उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल रही तो वो क्या करता है, वाटर को उस सैप, जो एलोवेरा में जो सैप मटेरियल निकलता है उसमें कन्वर्ट कर लेता है, सो दैट उनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल होती रहे। तो इस तरह से ये होगी मेरे पास सेकंड अडेप्टेशन प्लांट्स के अंदर। थर्ड चीज संकर स्टोमेटा बता दिया, किस तरह से नीचे स्टोमेटा मिले वो संकर स्टोमेटा होता है। फोर्थ चीज आती है सीएएम। ठीक है, सीएएम प्लांट्स होते हैं, आप इसको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ। सीएम प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका देखो नॉर्मली क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है ना वो दोपहर के टाइम पे ओपन रहता है, सो दैट अच्छे से फोटोसिंथेसिस गैसेस एक्सचेंज वगैरह हो पाए। स्टोमेटा का काम सबको पता है। ठीक है, लेकिन जो सीएम प्लांट्स होते हैं ना, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टोमेटा दिन के टाइम पे क्लोज हो जाता है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कैसे
ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो दिन के टाइम पे जो आपके जो वो होते हैं स्टोमेटा वो क्लोज़ हो जाते हैं, ठीक है? अब ये कैसी एडेप्टेशन, अब चलो अभी एडेप्टेशन बताऊँगी। 5th चीज़ आ गई मेरे पास, थिक क्यूटिकल। इनके पास क्यूटिकल प्रेज़ेंस होता है। अब क्यूटिकल भी आपने एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। क्यूटिकल क्यों प्रेज़ेंट होता है? क्यूटिकल किसी भी लीफ के अराउंड वगैरह जो होता है हमें क्यूटिकल मिलता है। वो क्यूटिकल क्यों मिलता है? ताकि ट्रांसपिरेशन जो है आसानी से ट्रांसपिरेशन वगैरह वो हो पाए, ठीक है? तो ये कुछ एडेप्टेशंस होते हैं मेरे पास प्लांट्स के अंदर। अब बात आती है हाइड्रोफाइट्स। अब जो प्लांट्स पानी में रह रहे हैं, उनको तो गैसेस एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक है? उनको तो गैसेज़ एक्सचेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती। तो तभी हम कह सकते हैं, और क्यूटिकल किस लिए ज़रूरी होता है? क्यूटिकल ज़रूरी होता है मेरे पास डेफिनिटली ट्रांसपिरेशन के लिए। तो जो हाइड्रोफाइट्स हो गए उनके पास क्यूटिकल तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि उनको गैसेज़ एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर कर भी रहे हैं तो डिफ्यूज़न के थ्रू, पानी के थ्रू कर रहे हैं। तो इनके पास आपको कोई क्यूटिकल नहीं मिलेगा, कोई स्टोमेटा नहीं मिलेगा। जो गैसेज़ एक्सचेंज है वो सिंपली आपका डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया? एडाप्टेशंस हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। बताओ, क्लियर हो गया टॉपिक? इन प्लांट्स का नाम सीएएम है, यही। ये कोई और ग्रुप ऑफ, हाँ, देखो एक आप पढ़ोगे ना, एक आप पढ़ोगे C3 टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक है? जहाँ आप केल्विन साइकिल वगैरह पढ़ोगे, एक पढ़ोगे C4 जब बंडल शीट सेल, मेसोफिल सेल्स ये सब पढ़ोगे, सीएम उनकी 3rd कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है? फोटोसिंथेसिस में इसका ब्रीफ पढ़ोगे, ठीक है? बाकी मैंने तुम्हें थोड़ा-सा आइडिया दे दिया एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है? क्लियर? चलो, अब हम देखते हैं पॉपुलेशन एट्रिब्यूट्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट तो वो भी था, लेकिन आपको पता ही है फिर, ये आपका मेन टॉपिक में एनसीईआरटी में दे रखा है वो नहीं था, ठीक है? लेकिन फिर भी करना है, दोबारा बोल रही हूँ मैं, ठीक है? अब देखो पॉपुलेशन के एट्रिब्यूट्स। एट्रिब्यूट्स का मतलब होता है सिंपल, आप इसको फीचर मान के चल सकते हो। देखो, अब क्या है ना, देखो अगर मान लो मैंने ऑर्गेनिज्म सबको पता है, पिछले लेक्चर में बताया था इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्गेनिज्म लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इस इंडिविजुअल का, मान लो मैंने बोला प्राची का बर्थ हुआ, ठीक है? ऐसे तो हम सिंपल एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहाँ पे हम सिंपल बर्थ वगैरह यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एक पॉपुलेशन को कंसीडर करें, ओपीसीबी पढ़ा था ना, ओपीसीबी ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनती है। अब हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? पॉपुलेशन कैसे बनी, जैसे मैं आपको बताया था, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स वगैरह जो भी ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बन जाता है वो पॉपुलेशन बना देते हैं। तो जब हम एक नॉर्मल के एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तब हम वहां पे बोलते हैं जैसे कि सिंपल बर्थ। लेकिन जब हम पॉपुलेशन को कंसीडर करके चलते हैं वहां हम बर्थ नहीं बोलते, अब हम बर्थ का नाम चेंज कर देते हैं, अब हम बोलते हैं बर्थ रेट, या फिर मैं सिंपली बोलूं पर कैपिटा बर्थ रेट। अब उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है? जैसे मान लो मैंने बोला कि एक साल में मेरे पास 20 लोग जो हैं उनका बर्थ हुआ, ठीक है? तो ये मैं सिंपल कह सकती हूँ, जनरल डेफिनेशन मानी जाती है बर्थ रेट की, ठीक है? रेट आपको पता होगा, जहां भी रेट आ जाता है उसको हम डिवाइड करना होता है, टाइम से फिजिक्स में इतना पढ़ते होगे, है ना? अब आता है स्पेसिफिक। अगर आपको स्पेसिफिक बर्थ रेट निकालना हो कि भाई मैंने मान लो मैंने बोला कि मान लो 2021 में मेरे पास 20 प्लांट्स थे, 2022 में मेरे पास 24 प्लांट्स हो गए हैं, ठीक है? अगर मुझे इसका निकालना हो कि मेरे पास बर्थ रेट इसका कितना था, तो मैं इसको पता कैसे निकालूंगी? मैं निकालूंगी 24 माइनस 20 अपॉन में 20। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे अगर मुझे इनिशियल के साथ कंपेयर करके चलना हो कि ठीक है मेरे पास 20 से 24 हुए हैं, लेकिन उसका मुझे इनिशियल भी अगर लिखना पड़े तो वो मेरे पास बन जाता है स्पेसिफिक बर्थ रेट, ठीक है? वही इसका दिख रखा है मैंने, नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल, इनिशियल पॉपुलेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी। डेल्टा एंड सबको पता है चेंज होता है, माइनस करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल। तो अगर मान लो मैं इसका निकालूंगी, मेरे पास आ जाएगा सीधा सीधा 4/20 1/5, ये मेरे पास निकल के आ जाएगा बर्थ रेट, ठीक है? तो जब भी बर्थ रेट निकालना आए आपको इनिशियल भी डिवाइड वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है? सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके, बिल्कुल सिंपल से, जैसे कि 8 लोटस प्लांट है, नेक्स्ट ईयर में 20 हो गए तो बर्थ रेट निकालो, 20 माइनस 8 अपॉन में आप इसको 8 कर दोगे। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है? फिर सिमिलरली जैसे बर्थ रेट बताया, ऐसे आपका डेथ रेट होता है कि कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुई है पर 1000 पर इंडिविजुअल या फिर पर ईयर, जो भी आपको डेटा जो भी आपको रिलेटिव टर्म दे रखी है उसके अकॉर्डिंग में, ठीक है? इसी तरीके से आपका ये निकलता है। अब देखो डेथ में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते हैं। ऊपर हमने क्या किया ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ हम करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। यहाँ हम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। क्यों? क्योंकि इनिशियल यहाँ पे ज्यादा होंगे, क्योंकि डेथ में तो भाई मरेंगे ना लोग, पैदा थोड़ा ना होंगे। तो इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा, अपॉन में इनिशियल करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे वही वाला सेम फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा, ठीक है? थर्ड एट्रीब्यूट आता है, थर्ड फीचर आता है पॉपुलेशन का, सेक्स रेशियो। पहला हमने पढ़ लिया बर्थ रेट, सेकंड पढ़ लिया डेथ रेट, थर्ड एट्रीब्यूट या थर्ड फीचर आता है पॉपुलेशन का, सेक्स रेशियो। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक कॉलोनी है, वहां पे मैंने बोला मेल्स और फीमेल्स में, मान लो मेरे पास 1000 पॉपुलेशन थी, 800 मान लो मेरे पास मेल्स है, 200 मान लो मेरे पास फीमेल्स है। तो जब हम इसे रेशियो निकाल देते हैं उसको हम सिंपली बोल देंगे सेक्स रेशियो। ये भी हम किसी ऑर्गेनिज्म में यूज नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनिज्म के लिए आप यूज कर सकते हो कितनी मेल है, क्या ये बोलोगे आधा मेल है आधी फीमेल है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्स रेशियो में जब हम पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे तब हम ये वाला एट्रीब्यूट को करेंगे, ठीक है? मैम इसमें टाइम क्यों नहीं लिया, किसमें टाइम क्यों नहीं लिया? अच्छा उसमें कह रहे हो, अच्छा समझ गई मैं। देखो जब आपको सिंपल बर्थ रेट निकालना आए ना, आपके जो नीट में क्वेश्चन आएंगे ना वो सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने जनरल सा बताया है।
ठीक है? कि आपका जो क्वेश्चन आएँगे ना वो इसी से आएँगे, ऊपर वाले से नहीं आते। ठीक है? अब यहाँ पे देखो पढ़ सकते हो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे पढ़ी थी कैसी होती है जो कि शेयर करती है, compete करती है, लड़ती हैं सेम रिसोर्सेज़ के लिए। ठीक है? हाँ, हर्माफ्रोडाइट्स ठीक है। अच्छा जो सेम एरिया शेयर करते हैं, जो कि आपस में कम्पीट करते हैं सेम रिसोर्सेज़ वगैरह के लिए, ठीक है? तो आपको पता है पॉपुलेशन मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि पॉपुलेशन को हम क्या-क्या बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है देखो, पॉपुलेशन जभी भी बोलेंगे ना हम ये नहीं बोलेंगे कभी भी जो इंडिविजुअल जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं, उन्हीं को आप पॉपुलेशन नहीं बोलोगे। पॉपुलेशन जो भी आपके ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बनते हैं, उनको भी हम पॉपुलेशन बोल सकते हैं। वहीं यहाँ पे लिख रखा है कि ऑल्दो द टर्म इनब्रीडिंग ऑल्दो हम बोलेंगे सेक्सुअल जो पॉपुलेशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, लेकिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, उसको भी आप पॉपुलेशन की कैटेगरी में डालोगे। असर्शन रीज़न यहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकता है, ठीक है? फिर देखो एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि कॉर्मोनेंट कुछ होती है बर्ड्स, जैसे कि कुछ कॉर्मोनेंट्स वेटलैंड में वो पॉपुलेशन है। रैट्स अबंडेंट सबको पता है जो कि खाली वगैरह स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं अबंडेंट, ठीक है? रैट्स हो गए अबंडेंट ड्वेलिंग में। टीकवुड आपका फॉरेस्ट में हो गए, टीकवुड पेड़ों का नाम होता है, ठीक है? उसके बाद टीकवुड एक ऐसा ट्री एक ऐसी ब्रांच मानी जाती है जिसको हम कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? बैक्टीरिया मान लो किसी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया है, लोटस प्लांट है, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके पास पॉपुलेशन के, बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद ये एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको बताया 8 प्लांट्स का, 28 प्लांट्स का, इस अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। समझ में आ गया ना सबको? बर्थ रेट निकालना सबको समझ में आ गया? फिर उसके बाद फोर्थ फटाफट से बताओ, थम्स अप दो फटाफट से। अटेंडेंस जिसने मार्क नहीं करी अटेंडेंस करो पहले तो। मेहंदी लग गई तुम्हारे हाथों में बताओ पहले तो मेहंदी लगाई लिया सबने? अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। ठीक है? चलो, नेक्स्ट हम इसका पढ़ते हैं, ये आपका एट्रिब्यूट नेक्स्ट आता है एज पिरामिड, ठीक है? एज पिरामिड में ना हम 3 एज ग्रुप्स में इसको डिवाइड करेंगे, पिरामिड सबने देखा है, हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है? पहले ही हम इसको डिवाइड करेंगे, जो आपका पहला बार मैं यहाँ पे दिखाऊँगी, ठीक है? पहला बार मैं यहाँ पे दिखाऊँगी, ठीक है हर्ष, ठीक है। ठीक है, जो पहला बार दिखाऊँगी वो होगा आपके पास प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन से पहले पहुँचते हुए, ठीक है भाई बाबा समझ गई मैं समझ गई। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? प्री रिप्रोडक्टिव कौन-सा होगा जो कि रिप्रोडक्शन मतलब जो पहला बार आपको दिखाऊँगी वो माना जाएगा प्री रिप्रोडक्टिव का, ठीक है? उसके बाद आपको क्या दिखाया जाएगा रिप्रोडक्टिव फिर मतलब सेकंड बार दिखाऊँगी वो रिप्रोडक्टिव का होगा और जो थर्ड ऊपर वाला दिखाऊँगी वो मैं दिखाऊँगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है? प्री पोस्ट सबको पता है ना प्री पहले वाला पोस्ट बाद वाला, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं सीधा पिरामिड्स पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम पहला पिरामिड पढ़ेंगे यहाँ पे आपका डेवलपिंग टाइप ऑफ पिरामिड का, ठीक है? पहले पढ़ेंगे डेवलपिंग या फिर इस यहाँ पे क्वेश्चन इसका सीधा-सीधा आ सकता है ग्रोइंग टाइप ऑफ पिरामिड आपका कैसे होता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका नीचे वाला बार है वो सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक है? जो सबसे नीचे वाला जो बार है वो कैसा है? आपका सबसे बड़ा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकती हूँ जितने लोगों ने बर्थ लिया है, उसके बाद जो इसकी प्रोजेनी आई सिंपल जो भी मान सकते हो जो कि रिप्रोडक्टिव एज में है। पहले मैंने आपको बोला प्री रिप्रोडक्टिव जो कि रिप्रोडक्टिव जो प्यूबर्टी उन्होंने अटेन नहीं करी। सेकंड मैंने बात बोल दी जिन्होंने रिप्रोडक्टिविटी अटेन कर ली। थर्ड मैंने बोला जो कि रिप्रोडक्शन कर चुके, ठीक है? अब इस अकॉर्डिंग आप देखो, आप यहाँ पे जितने लोगों ने बर्थ लिया, वो रिप्रोडक्टिव एज पे पहुँचे, उसके बाद उन्होंने रिप्रोडक्शन यहाँ पे कर भी ली। तो यहाँ पे देखो बर्थ वाला जो नीचे वाला जो आपको बार दिख रहा है कितना ज़्यादा बड़ा है ना? बर्थ वाला देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको ये बड़ा वाला जो है बार दिख रहा है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकती हूँ पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो कर रही है। जितना ज़्यादा बर्थ होगा, उतने लोग रिप्रोडक्टिव एज में पहुँचेंगे, उतना लोग जो है रिप्रोडक्शन कर पाएँगे। तो आपकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे ग्रोइंग टाइप ऑफ पिरामिड बनेगा ना। समझ में आ रहा है ग्रोइंग टाइप ऑफ पिरामिड यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि बर्थ सबका यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ देखो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव वाला सेम है। दैट मीन्स मैं सिंपल कह सकती हूँ, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि भई पॉपुलेशन बढ़ी या नहीं बढ़ी। यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हो बर्थ जो है वो डेथ के इक्वल ही है। सेम पॉपुलेशन चल रही है, ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना ही कम हो रही है। ठीक है? फिर उसके बाद देखो डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ आपका जो है पिरामिड। इस पिरामिड से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है? फिर आता है आपके पास थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव है ना वो कम है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। रिप्रोडक्टिव वाले बहुत ज़्यादा हो गए और अगर मान लो आपका जन्म जो है वो जो बर्थ है वो बहुत कम लोग ले रहे हैं, लेकिन अपनी प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा अटेन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाएगी ना। सिर्फ बर्थ से लिंक करके देखो, जितने लोग बर्थ लेंगे उतनी ज़्यादा आगे जाके वो जनरेशन प्रोड्यूस कर पाएँगे। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा था तो उनका हमने बोला पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रोइंग टाइप ऑफ है। यहाँ पे सेम था तो हमने बोला स्टेबल टाइप ऑफ पॉपुलेशन चल रही है। यहाँ पे मैंने बोला कम है तो यहाँ मैंने बोल दिया डिक्लाइनिंग दैट मीन्स घटती हुई पॉपुलेशन हमें यहाँ पे दिखेगी। ये तीनों जो पिरामिड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके माने जाते हैं। डेवलपिंग भी आप सिंपल इसको कह सकते हो, ठीक है? इस वाले पिरामिड में अगर आप देखोगे बर्थ डेफिनिटली ज़्यादा हुए हैं, आपने यहाँ पे ग्राफ भी देख लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको किस तरह के पिरामिड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो आपको थोड़ा-सा ऐसे ट्रायंगुलर टाइप का नहीं दिख रहा? थोड़ा-सा ट्रायंगुलर दिख रहा होगा, ठीक है? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं डेवलपिंग
ग्रोइंग वाले को हम ट्रायंगुलर पिरामिड भी बोल सकते हैं। इसको आप देखो थोड़ा-सा आपको बेल शेप दिख रहा है, ऐसे आपको बेल ऐसे नहीं होती थोड़ी-सी, ठीक है? ग ग गंदी सी बेल है, इसको समझ लो बस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा आपको बेल शेप जो है यहाँ पे आपको बेल शेप दिखेगी, ठीक है? जो कि आपको एग्जांपल यूएस में देख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ आप देखते हो ना, उनका एग्जांपल आप मान सकते हो। डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो एग्जांपल चली जाएगी ग्रोइंग वाले का। यूएस में अगर आप देखोगे वहाँ पे आपको बेल शेप पिरामिड मिलता है। क्वेश्चन आता है बेल शेप वाला आपको कहाँ मिलता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट एग्जांपल आ गया अर्न शेप। अर्न पता है ना ऐसे होता है, अर्न कुछ इस तरह से होता है जहाँ पे दोनों साइड कुछ मटका टाइप कुछ ऐसे होता है, ठीक है? तो ये आपको कैसा दिख रहा है? अर्न शेप का आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल इसका जापान और जर्मनी में कह सकते हो। एग्जांपल्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया। पिरामिड क्लियर हुए? एनसीईआरटी में भी देखो आपको वही वाले दे रखे हैं, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन का, स्टेबल का और डिक्लाइनिंग का, ठीक है? ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है? ठीक है? चलो स्टार्ट करें अब, नेक्स्ट स्टार्ट करें। फिफ्थ एट्रीब्यूट आता है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, ठीक है? पहली पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी आती है नंबर के, ठीक है? नंबर में जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास अभी चलो मैं अभी बोल दूं, ठीक है? मान लो मैं गिनने बैठी कि मेरे पास 1 2 3 4 ऐसे ऐसे नंबर हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि मेरे पास मैंने नंबर के टर्म्स में अपनी पॉपुलेशन को काउंट कर लिया, ठीक है? तो पहला क्राइटेरिया आ सकता है पॉपुलेशन को काउंट करने का, या फिर सिंपली बोलो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर एरिया, या फिर इसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दे रखा है मिलियंस ऑफ क्लाइडोमोनास। एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ, ये देखो सी आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है बस कि सिंपली आपके पास ना साइबेरियन, जैसे कि आपको अच्छा नाम बताना मुझे, नेशनल पार्क का क्या नाम था? पिछले लेक्चर में बताया था, जो भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड था, उस नेशनल पार्क का एग्जांपल वो नाम बताओ पहले, बताओ फटाफट से, फटाफट बताओ। बताओ नेशनल पार्क का नाम। क्योलाडो नेशनल पार्क, वेरी गुड, ठीक है? तो वहाँ पे इसी का सेम एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स थी भरतपुर में ही, वहाँ पे क्या था ना, क्लाइडोमोनास का जो साइज़ था वो 10 था, मतलब 10 से भी कम थे, ठीक है? लेकिन हमने थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करा कि उनकी जो पॉपुलेशन थी वो मिलियंस में चली गई, ठीक है? उनके भैया बस एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम पहला क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपका नंबर वाला, कि जहाँ पे हम पॉपुलेशन को सिंपली काउंट कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, डोरमी, हर्ष, अलीज़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है हमारे पास बायोमास का। बायोमास में आपको एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में। एक आपको यहाँ पे बैंयन ट्री का एग्जांपल दे रखा है, मान लो ये बैंयन ट्री है और नीचे क्या होता है ना, बैंयन ट्री के नीचे कुछ वीड्स उग जाती हैं। वीड्स का एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में पार्थेनियम। वीड्स सबको पता है ना, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपको एनसीईआरटी में कि एक बैंयन ट्री है, ठीक है? और साथ-साथ आपके पास ना 200 टाइप्स ऑफ पार्थेनियम के आपके पास प्लांट्स जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इस केस में आप कैसे अपने पॉपुलेशन को आप कैसे मेजर करोगे? कितनी पॉपुलेशन है? अब यहाँ पे आप 200 प्लांट्स को गिन के ये बोलोगे कि हाँ, पार्थेनियम की पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर आप ये बोलोगे कि बैंयन की पॉपुलेशन ज्यादा है? डेफिनेटली यहाँ पे हम बोलेंगे बैंयन ट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों? अब तुम यहाँ पे बोलोगे नंबर तो चलो एक है, लेकिन ये 200 है, तो हमें नंबर वाला क्राइटेरिया यूज करना चाहिए। लेकिन हर जगह पे हम नंबर वाला क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या क्राइटेरिया अपना यूज करेंगे? बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है? अगर आप बैंयन ट्री को देखो तो ये ज्यादा बायोमास, दैट मीन सिंपली ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करा पाएगा। लेकिन जो पार्थेनियम वो तो वैसे ही वीड्स है ना, वो तो वैसे कोई आपका आगे मटेरियल प्रोड्यूस करा ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम इस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करें, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो बैंयन ट्री के जो आपके पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो सिंपल पॉपुलेशन साइज है, वो बैंयन ट्री के जो है पार्थेनियम से ज्यादा है। क्लियर हुआ? हर जगह हम नंबर क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे बायोमास को भी एरिया कभी-कभी हम यहाँ पे लेना पड़ जाएगा, ठीक है? फिर एनसीईआरटी में दे रखा है बायोमास मेजर करने के लिए आप ड्राई वेट क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हो, फ्रेश वेट वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन ड्राई वेट वाला जो है वो मोर रिलायबल माना जाता है। क्वेश्चन आता है इससे कि ड्राई वेट में ही जो है, हम ड्राई वेट को ही क्यों ज्यादा रिलायबल इंडिकेटर मानते हैं, कि हम इसी से ही अपने बायोमास की जो है उसको मेजर करेंगे, क्योंकि ना जो ड्राई वेट होता है ना, ये आपके सीजन से वेरिएशन शो नहीं करता हर सीजन में, लेकिन फ्रेश वेट जो है वो वेरिएशन शो कर देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी हम क्या देखते हैं ना, अब जैसे मान लो मेरे पास एक पेट्री डिश है, उसके अंदर मान लो मेरे पास इतने ज्यादा बैक्टीरिया है। अब मैं हर बैक्टीरिया को यहाँ पे गिनने बैठूंगी, 1 2 3 4, मेरे को बरसों लग जाएंगे ऐसे करते करते, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हम एक रिलेटिव डेंसिटी वाले टर्म यूज करते हैं, कि अगर मान लो मैं छोटे से एरिया को भी, मान लो मैं इसको छोटे से एरिया में अगर मान लो मैं काउंट कर लूं, और अगर मैं उसको अंदाजा लगा लूं कि हाँ, अगर इतने एरिया में इतना है तो पूरे एरिया में कितना होगा, तो हम उस बेसिस पे भी अपनी पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया। पहले हमने देखा नंबर, फिर देखा बायोमास, ये थर्ड चीज आ गई रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? फिर आती है फोर्थ इज इनडायरेक्ट काउंट, जहाँ पे आप इनडायरेक्टली काउंट करोगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल टाइगर, जब आपको टाइगर्स वगैरह को काउंट करना हो ना, कभी कभी आप जूस वगैरह में जाओगे, ठीक है? तो टाइगर देख के वैसे तो आधे लोग तो देख ही नहीं पाएंगे, है ना? तो वहां पे क्या होता है, टाइगर को कुछ लोग जो नहीं देखते, या फिर अगर हमें वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन काउंट करनी हो, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, पग मार्क्स।
पग मार्क्स का मतलब जो टाइगर के जो पैरों के निशान होते हैं ना, उनको देखते हैं और उसको देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, इतने टाइगर्स की पॉपुलेशन उस जगह पे प्रेज़ेंट है। या फिर दूसरा तरीका हम उनके फीकल जो पैलेट्स होते हैं, समझ गए फेसेस वगैरह को, उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, इतनी जो है पॉपुलेशन टाइगर्स की रही होगी, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट काउंट्स भी लगा सकते हैं अपनी पॉपुलेशन को मेज़र करने में, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर, हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल सकते कि नंबर ही है जिसको हम पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वही दे रखा है, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रखा है फिशेज़ का, जैसे मैंने आपको आपको बैक्टीरिया का बताया, सिमिलरली आपको कितनी फिशेज़ आपने पकड़ी, आपने एक बारी में जाल डालो, कितनी फिशेज़ आपने पकड़ी, तो उस अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे स्विमिंग पूल में कितनी ज़्यादा फिशेज़ जो हैं वो होगी, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हो। फिर टाइगर सेंसस, सेंसस सबको पता है, जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग कहते हैं, तो इसको आप कैसे मेज़र कर सकते हो? पग मार्क्स या फिर फीकल में पैलेट्स को देख के। क्लियर? हो गया क्लियर सबको? बताओ। अभिलिप्सा कहाँ पे है आज? अभिलिप्सा, रियाज़ एक बार आया था ना? अनीश, ये सब अष्टमी मना रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में ना हम बेसिकली यहाँ पे ये बात करेंगे कि हम कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? देखो, पहली बात आती है नैटालिटी की। मोर्टेलिटी तो सबको पता होगा, जो लोग मरते हैं, डेथ रेट को हम मोर्टेलिटी बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं ये इमॉर्टल ऑर्गेनिज़्म है, ये मोर्टल ऑर्गेनिज़्म है ना? तो मोर्टेलिटी सबको पता है, मोर्टेलिटी हम एक्सप्लेन करते हैं डेथ रेट से। नेक्स्ट नैटालिटी होती है इसका बिल्कुल ऑपोज़िट, दैट मीन्स बर्थ रेट, ठीक है? लर्न करना पड़ेगा। फिर आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को आप कैसे याद कर सकते हो? इनवर्ड मूवमेंट से। इमिग्रेशन इनवर्ड मूवमेंट से याद कर सकते हो कि जितने ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके अंदर आए हैं, ठीक है? मान लो किस कोई एक एरिया है, वहाँ पे आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म उस एरिया के अंदर आ गई है, तो हम बोलेंगे इमिग्रेशन। और ई-माइग्रेशन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म उस एरिया को छोड़ के चले जाए, वो हो जाता है आपके पास ई-माइग्रेशन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हुई है, कितने लोगों ने बर्थ लिया है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग वैसे किसी दूसरी एरिया से आए हैं और कितने लोग उस एरिया को छोड़ के गए हैं ना, वो हम बोलेंगे उस एरिया, उसको हम वहाँ से मेज़र कर सकते हैं अपना पॉपुलेशन ग्रोथ का क्राइटेरिया। वहीं तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो नैटालिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड योर ई माइग्रेशन, क्योंकि सबको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है? कोई ऐसा तो ऑर्गेनिज्म आपको मिल ही नहीं सकता कि उसने अगर आज बर्थ लिया है तो वो हमेशा टाइम के लिए जिंदा रहे। मोर्टल कोई नहीं रह सकता, आए हैं तो जाएंगे भी, है ना? और इस तरह से हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो कोई आपके जो ऑर्गेनिज्म, जो भी स्पीशीज आपकी घूम रही है पूरी अर्थ पे, फ्लोरिशिंग, इनका जो नंबर साइज वगैरह उनका बढ़ेगा भी और डिक्लाइन भी करेगा, वो यहाँ लिख रखा है, ठीक है? इसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है प्राची, एक बार नहीं, अच्छा ठीक है। ठीक है रिया, छुप-छुप के देख रहे थे ना, मुझे पता नहीं था। चलो अब देखो, नेक्स्ट देखो, इमिग्रेशन से सबको पता है पॉपुलेशन बढ़ेगी ही, ठीक है? भई कोई आ रहा है, तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो प्लस आ गया। इमाइग्रेशन में घटेगी तो नेगेटिव आ गया। नैटालिटी क्या था? बर्थ रेट था, किसी इंडिविजुअल ने बर्थ लिया है तो बढ़ेगी पॉपुलेशन, मोर्टेलिटी में क्या होगा? घटेगी, ठीक है? ये डायग्राम से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल डायग्राम बन के। ठीक है? अब आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, इससे आपके न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आया भी ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा कि आपके पास बर्थ जो है 250 लोगों ने बर्थ लिया है, इमाइग्रेशन 150 का हुआ है, तो इस तरह से बस वैल्यूज़ पुट करनी होगी, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, या फिर ज़्यादातर बोलूँ तो आपके पास डायरेक्टली इक्वेशन से ही क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे टर्म देखते हैं कि हमने यहाँ पे इक्वेशन में एक्चुअली लिखा क्या-क्या हुआ है। ठीक है? चलो देखो, पहले देखो एनटी क्या है? एनटी हम कैसे डिनोट करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। टी कोई भी टाइम ले लो, मान लो मैंने बोला 7 बजे, ठीक है? बोलो 4 अप्रैल में, जो भी मैं डेट बोलूँ, ठीक है? एट टाइम टी। एन टी प्लस 1 क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टी प्लस 1। जैसे कि मान लो मैंने बोला 2021 में इतनी थी, तो 2024 में जितनी हो जाएगी उसको मैं बोल दूँगी एन टी प्लस 1 से मैं उसको डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है? अब आती है ये बात, ठीक है? देखो, एन टी प्लस 1 लिखेंगे इक्वल्स टू में पहले जितनी पॉपुलेशन है उसमें तो हम ऐड करेंगे ना, जितने लोग आए, जितने लोग मरे, तो पहले हमें वो चीज़ तो लिखनी पड़ेगी ना कि एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी कितनी पॉपुलेशन प्रेज़ेंट थी, तो उसको हम लिखेंगे एनटी से, प्लस में बी प्लस आई, जो चीज़ें बढ़ा रही है, जैसे कि मान लो बर्थ रेट जो है, जो आपके पास इमिग्रेशन है, ये दोनों चीज़ें बढ़ाती है पॉपुलेशन, तो इनको साथ लिख लो। माइनस में ये दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या करती है? घटाती है पॉपुलेशन, तो इनको साथ में लिख लो। डेफिनिटली आपके पास कितनी पॉपुलेशन ऐड हुई है, कितने में से जो ऑलरेडी प्रेज़ेंट थी, प्लस में कितने लोग ऐड हुए हैं और कितने लोग उसमें से चले गए, नेगेटिव माइनस तो करना पड़ेगा ना, तो ये आपके पास जो है इक्वेशन यहाँ पे बन के आ सकती है। ठीक है? हाँ, बायो बाबा बोलो, क्या डाउट है? बोलो, मैं आगे बताती हूँ तब तक। देखो, फिर क्या है ना, देखो, अब आप नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बोले ना, तो बर्थ रेट और डेथ रेट को ही हम जो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर मानते हैं अपनी पॉपुलेशन बढ़ने का या फिर घटने का। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि मेन कंडीशन में या फिर नॉर्मल कंडीशन में हम बर्थ रेट और डेथ रेट को ही एक नॉर्मल क्राइटेरिया मानते हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन में ही हम अपने इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन को अपना उनको इम्पोर्टेंस देते हैं।
जनरली अगर हम मेन इंपॉर्टेंस देखें तो हम बर्थ रेट और डेथ रेट को ही देंगे। इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन क्यों हम इसको कम इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि देखो इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन कब हो सकता है? इमिग्रेशन कब हो सकता है? मान लो कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन का मतलब कोई पॉपुलेशन थी जो कि कहीं से उठ के आ गए, आपके एरिया में आ गई तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, ठीक है? सेकंड केस मान लो डिवास्टेशन, मान लो कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे कुछ जो है कोई भी बाढ़-वाढ़ कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो कहीं से दूसरी एरिया में चले जाते हैं रहने। तो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ ना कि इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन तो हमने स्पेशल कंडीशन में अप्लाई किया है, लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो बर्थ रेट और डेथ रेट ही है जो कि हमारी पॉपुलेशन को मेन डिटरमाइन करके चलेंगे, ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया? फिर आते हैं ग्रोथ मॉडल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ठीक है? अच्छा ऊपर निकल गया, कौन-सा डाउट था बायो बाबा जी का बताओ? मुझे मिल नहीं रहा, एक बार दोबारा लिख दो, दोबारा लिख दो, मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है? चलो ग्रोथ मॉडल स्टार्ट करें? ठीक है, हर्ष, अलीज़ा, प्राची, रियाज़। ठीक है, चलो देखो, ग्रोथ मॉडल्स हमारे पास ना 2 तरह के होते हैं, ठीक है? अब ग्रोथ मॉडल्स पहले एनसीईआरटी से रीड करा देती हूँ। यस, यहाँ पे देखो, देखो वी हैव कंसर्न अबाउट अनबिल्डेड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, ठीक है? एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय दैट कंट्री एंड देयरफॉर नेचुरल फॉर अस टू बी क्यूरियस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। देखो हम ग्रोथ मॉडल्स हैं यहाँ पे हम क्यों पढ़ने वाले हैं? देखो हमें तो पता है कि हमारे लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और अल्टीमेटली हमारी जो पॉपुलेशन है वो ऐसे बढ़ेगी और अल्टीमेटली जाके स्टेशनरी चली जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर हमें जानना है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट जो कि जो और एनिमल्स है वो भी क्या हमारी तरह ही जो है अपने ग्रोथ मॉडल शो करते हैं। ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने ग्रोथ मॉडल्स 2 ग्रोथ मॉडल्स के बारे में एनसीईआरटी ने लिख रखा है, उन्हीं ग्रोथ मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वही यहाँ पे लिख रखा है इफ डिफरेंट एनिमल्स, इफ डिफरेंट पॉपुलेशन एंड नेचर बिहेव द सेम वे और शो सम रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई रुकावट इन ग्रोथ, ठीक है? कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म कोई दूसरे तरह के एनिमल जो है वो हमारी तरह चीज़ें दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है? चलो, अब पहला ग्रोथ मॉडल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 2 ग्रोथ मॉडल हमारी एनसीईआरटी ने बोले हैं एक्सपोनेंशियल जिसका जिसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक। बायोटेक में भी हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो लॉग फेज ग्रोथ दिखती है, जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ दिखती है, उसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है? चलो, पहला ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं जिसको हम ज्योमेट्रिक भी बोलते हैं, आपको बता दिया, ठीक है? जब देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब आपके जो रिसोर्सेज है ना वो बिल्कुल अनलिमिटेड हो। आपको कोई रोकने वाला ही ना हो। जैसे कि मान लो किसी फीमेल की जो वो थी प्यूबर्टी उसने अटेन करी मान लो 14 इयर्स में, ठीक है? और उसका जो मेनोपॉज़ वगैरह आया मान लो 50 इयर्स में आया। तो हम कह सकते हैं कि उस 14 से लेके 50 इयर्स तक तो वो जो फीमेल है वो बिल्कुल फर्टाइल पीरियड है ना, वो बिल्कुल रिप्रोडक्टिव, वो कितना भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, किसी एक टाइम पे जाके हेल्थ इश्यू या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? तो हम ऐसा तो कभी भी नहीं कह सकते कि हमारी जो हम मतलब सिंपली हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी जो नॉर्मल कोई भी आपकी पॉपुलेशन वगैरह चल रही है, उसमें आपको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ दिखे। कभी भी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आपको दिख ही नहीं सकती। एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ कैसे दिखेगी? क्योंकि देखो वही मैंने आपको एग्जांपल बताया। सिमिलरली मान लो रेन आई, ठीक है? रेनी सीजन चल रहा है। वहाँ पे इंसेक्ट्स मान लो उस स्पेसिफिक टाइम के लिए आएँगे ना, जैसे बारिशें आएँगी, कीचड़ बनेगी तभी तो इंसेक्ट्स आएँगे ना। जैसे बारिशें बंद होगी वो इंसेक्ट्स भी चले गए। तो हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि कोई भी पॉपुलेशन आपकी एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आपकी शो कर ही नहीं सकती है, ठीक है? तभी हम यहाँ पे कहते हैं जो लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला मॉडल हम आगे पढ़ेंगे, ये आपका ना रियलिस्टिक माना जाता है, ठीक है? इसको आप रियलिस्टिक कहोगे कि हाँ, भई ऐसा होता है। एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ जो है वो बिल्कुल बकवास वाली बात है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ आपकी कब होती है? जब आपके जो रिसोर्सेज़ है बिल्कुल अनलिमिटेड, मज़े हो रहे हैं रिसोर्सेज़ मिलने के, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? एवरी स्पीशीज़ रीचेस बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है? बायोटिक पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। तीसरा नाम इसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी बोल सकते हैं। डार्विन ने नाम दिया था ना फिटनेस का, डार्विन ने क्या बोला था? रिप्रोडक्टिव फिटनेस हमें लेके चलनी है ना? तो क्या है इस वाले ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि हर स्पीशीज़ जो है ना अपने बायोटिक पोटेंशियल तक पहुँच सकती है। बायोटिक पोटेंशियल मतलब अपनी मैक्सिमम अपनी रिप्रोडक्शन जो मैक्सिमम जो रिप्रोडक्टिव वाली चीज़ है ना, हर स्पीशीज़ जो है ऐसा ग्रोथ मॉडल कहता है। ग्रोथ मॉडल कहता है कोई भी स्पीशीज़ जो है अपनी बायोटिक पोटेंशियल दैट मीन्स इंट्रिंसिक रेट, दैट मीन्स वो जितना ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है ना, हर स्पीशीज़ जो है उतनी ज़्यादा बढ़ा सकती है। ऐसा ये ग्रोथ मॉडल कहता है। ठीक है? अब बात आती है आर क्या होता है? आर को याद करना इससे सिंपल न्यूमेरिकल तो नहीं आता। सिंपल ऐसे लिख के आ सकता है आर आपके पास क्या है? अगर क्वेश्चन आया भी तो सिंपल बर्थ और बी और डी आपको दे रखा होगा डायग उसमें क्वेश्चन में। बी क्या है? अगेन बर्थ पर कैपिटा बर्थ रेट और डी क्या है? पर कैपिटा डेथ रेट। ठीक है? क्वेश्चन आया भी तो सिंपल यहीं से आएगा। तो आर क्या होता है आपके पास? बी माइनस डी होता है, इसको याद करना। ठीक है? ये तो बात हुई एक्स्पोनेंशियल की। अब देखो एक्स्पोनेंशियल का ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के वर्सेस मैंने इसको मान लो ग्राफ प्लॉट करा। यहाँ पे क्या है जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है आपके पास जो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर सिंपली बोलो जो पॉपुलेशन साइज़ आपके पास क्या हो रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है। देखो जैसे कि रिसोर्सेज़ मिलते जा रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में आपको किस तरह का ग्राफ मिलता है? तो आपका वहाँ पे आंसर होना चाहिए जे शेप का। ऐसे है ना जे शेप तो इस तरह से ऐसे दिख रहा है आपको।
ठीक है, तो क्वेश्चन आता है जे शेप का कर्व आपको मिलता है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल वाले ग्रोथ मॉडल के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन की, जैसे हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ी एन टी प्लस वन बी प्लस आई, ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ भी इक्वेशन याद करनी है। इक्वेशन, पहली इक्वेशन याद करेंगे हम डिफरेंशियल, सेकंड इक्वेशन हम याद करेंगे इंटीग्रल टाइप ऑफ आपकी इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पता है डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, तभी यहाँ पे dn by dt लिखा है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, dn by dt दैट मींस कितना आपके पास पॉपुलेशन साइज कितने टाइम में बढ़ा, इक्वल्स टू में b माइनस जी, b माइनस जी क्या था, r था, तो इसको आप दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल rn। ठीक है, जहां पे आपका जो n है वो क्या है, सिंपल पॉपुलेशन साइज है, ओरिजिनल पॉपुलेशन साइज या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पे इक्वेशन याद करनी है, dn by dt rn, r या फिर सिंपली आप b माइनस जी भी इसको लिख सकते हो। इंटीग्रल इक्वेशन कैसे लिखोगे, nt, टी आपको पता है वही जो पॉपुलेशन एट टाइम टी, एन ओ, ओ का मतलब है कि पॉपुलेशन एट टाइम जीरो या फिर ओरिजिन या फिर सिंपली स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, ई आपका ऊपर आरटी चला जाएगा, ई सबको पता है 2.701 लगभग होता है ना, इतना ही होता है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है इंटीग्रल इक्वेशन आपकी इस तरह से आ सकती है। ये किस में आती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में, याद करना। अभी लॉजिस्टिक की जो इक्वेशन है वो हम अलग दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद कर लिया, सबको लर्न हो गया, बताओ। ठीक है, देखो एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंसेक्ट पॉपुलेशन, वही रेनी सीजन में बढ़ी जा रही है। लेकिन मुझे बात बताओ, अगर मान लो मेरा रेनी सीजन कम हो गया, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया मेरे पास एक्सपोनेंशियल का ग्रोथ मॉडल कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर मान लो रेनी सीजन खत्म हो गया, इंसेक्ट के लिए अब तो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं रहे ना, रिसोर्सेज अब तो उतने है ही नहीं जितने उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए चाहिए थे। तो क्या होगा, इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो फिर कम हो जाएगी। फिर मान लो बारिशों का सीजन स्टार्ट हुआ, फिर कम हो जाएगी, फिर बारिशों का सीजन स्टार्ट हुआ, फिर कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आपकी जो है पॉपुलेशन वो घटती बढ़ती रहती है। क्यों, क्योंकि आपके जब जैसे आपका लिमिटेड फूड या फिर सिंपली बोलो लिमिटेड स्पेस, या सिंपली बोल सकते हो जैसे आपके लिमिटेड रिसोर्सेज आपके एनवायरनमेंट में मिल गए ना, आपकी जो पॉपुलेशन है फिर से बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। ठीक है, तो ये माना जाता है आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल। एनसीईआरटी में भी रीड कर लो, देखो क्या दे रखा है एनसीईआरटी में, सी रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी आपकी अनइम्पेडेड ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ठीक है, आइडियली जो रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ईच स्पीशीज, हर स्पीशीज जो है अपने बायोटिक पोटेंशियल तक पहुंच सकती है। बायोटिक पोटेंशियल का दूसरा नाम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद सिंबल दे रखा है हमने, किसको इससे डिनोट करा है। अच्छा, यहाँ बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आर की वैल्यू, आर क्या था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज था ना, आपको यहाँ पे आर की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करनी पड़ेगी। आर की वैल्यू नॉर्वे रैट के लिए कितनी मानी गई है, 0.015। ठीक है, फ्लोर बीटल के लिए कितनी मानी गई है, 0.12। और आपके पास 1981 में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1981 में आर वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए कितनी थी, 0.0205। अब तुम खुद देखो यहाँ पे 0.0 पॉइंट, सारे 0 पॉइंट चल रहे हैं, दैट मींस अब खुद सोचो कि कोई भी स्पीशीज ऐसी है ही नहीं जो कि अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि कर पाती है। सबकी आर की वैल्यू 0 पॉइंट बिल्कुल चुन्नू बुन्नू आ रही है ना, तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि कोई भी स्पीशीज ऐसी प्रेजेंट है ही नहीं जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज के टाइम पे कर पा रही हो। ठीक है, अब आपको ये लर्न करना पड़ेगा, नॉर्वे रैट इतना होता है, फ्लोर बीटल इतना होता है, बीटल बीटल 12 से ऐसे, टर्टल से ऐसे लर्न कर सकते हो, बीटल 0.12 और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए 0.0205 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आप इस चीज को पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, जिसमें आपको पहले दिखता है लैग फेज, बाद में आपको दिखता है लॉग फेज। ये तो पता है लैग लॉग कैसे दिखता है, लैग मान लो उसने ऐसे पॉपुलेशन अपनी स्टार्ट करी, बढ़ती गई और सीधा ऊपर आ गया लॉग फेज। ठीक है, लॉग फेज में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फेज भी आप उसको दूसरा नाम कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन जो है वो हाई से हाई बढ़ती रहेगी। क्लियर, क्लियर हो गया। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट आप रीड कर सकते हो, इसमें आज तक कुछ भी नहीं है, सिंपल आप यही बताया रखा है कि दो आपके जो थे वो लड़ रहे थे कि मैं जीतूं, ऐसे से लड़ रहे थे चेस बोर्ड पे, उन्होंने अपने ऐसे ब्लॉक्स बनाए, उन्होंने देखा पहले उन्होंने पॉपुलेशन मान लो 2 से स्टार्ट करी, 2 करा, उन्होंने ना इस तरीके के ना 64 स्क्वायर्स उन्होंने बनाए, और उन्होंने देखा पहले 2 थे, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 16 से 32 बने। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपके एलिफेंट्स वगैरह का एग्जांपल दे रखा है बस, बट इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ मॉडल आता है आपके पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ये जो ग्रोथ मॉडल है ना, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, जब आपके रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। वो कब अप्लाई होता था, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, है ना। ये रिसोर्सेज, ये वाला कब मॉडल अप्लाई कर सकते हो आप, जब आपका जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, और इसको हम क्या मानते हैं, मोर रियलिस्टिक मॉडल मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो आज के टाइम पे हमें पता है पॉल्यूशन कितना हो रहा है, पानी गंदा है, तो सबको पता है रिसोर्सेज लिमिटेड होते जा रहे हैं, आने वाले टाइम पे भी लिमिटेड होंगे, अभी भी लिमिटेड है। तो कोई ऐसी ऑर्गेनिज्म है ही नहीं ना जो कि अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लॉजिस्टिक वाला मॉडल है वो आपका रियलिस्टिक माना जाता है, क्योंकि ये वाला मॉडल क्या कहता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसकी तरह पागलों वाली बात नहीं करता कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। मजे करो। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मान लो मैं एक फ्रूट फ्लाई है, अगर मान लो मैं फ्रूट फ्लाई को कह दूं ना कि जा देखो मैं सारे कंडीशन दे रही हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी में, अगर उसको सारे कंडीशन दे दूं, तो क्या होगा ना, अर्थ के भी डबल मास जो है वो फ्रूट फ्लाई एक साल के अंदर अंदर फ्रूट फ्लाई का इतना मास हो जाएगा कि वो पूरे अर्थ से भी डबल मास, उनका इतना वेट हो जाएगा उनका।
ठीक है? तो ऐसी चीज़ बिल्कुल फ़ेवरेबल भी नहीं मानी जाती। ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ पहले बताओ इतना समझ में आ रहा है? बताओ, क्लियर हो गया? फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब क्या है ना देखो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ जब हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी टर्म ऐसा कुछ भी नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे लॉजिस्टिक वाले में ना कैरिंग कैपेसिटी नाम का एक वर्ड आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ में ना कोई रोकने वाला नहीं था। जा जितनी है तूने पॉपुलेशन बढ़ानी है, बढ़ा ले, ठीक है? ऐसा उस मॉडल के अकॉर्डिंग था कि जितनी बढ़ानी है, बढ़ा ले, ठीक है? वहाँ पे एनवायरनमेंट ने कुछ ऐसा कोई रुकावट नहीं लाई। जैसे कि अगर मान लो, ठीक है? बायो बाबा बोलो मैं भूल गई ना मैंने ऊपर देखा नहीं डाउट आप एक बार दोबारा लिख दो। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी कि जैसे कि मान लो मैं बोलूँ इस पूरे रूम के अंदर मान लो मैंने बोला 20 लोग आ सकते हैं, ठीक है? अगर मान लो मैं बोलूँ अब आपके अब जो सिंपली बोलो रूम बोलो या फिर एनवायरनमेंट बोलो, जो भी बोल लो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है इस रूम एनवायरनमेंट में सिंपली बोल सकती हूँ 20 से ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ एनवायरनमेंट या फिर रूम ने क्या बोला, इसने बोला कि मैं इत 20 लोगों को ही मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से कैरिंग कैपेसिटी भी वही एक टर्म होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक आपका एनवायरनमेंट कितने सपोर्ट कर सकता है। ठीक है? एक एनवायरनमेंट आपका कितना सपोर्ट कर सकता है, वो होते हैं आपके पास कैरिंग कैपेसिटी नाम की वो चीज़ होती है। ठीक है? फिर ये आपके पास यहाँ पे लिख रखा है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। डेफिनिटली यहाँ पे एनवायरनमेंट ने क्या करा, कोई रुकावट दे दी, कोई रेजिस्टेंस दे दिया और उसी रेजिस्टेंस को हमने नाम दे दिया कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है? उससे हमने नाम दे दिया उसको हमने कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है? बायो बाबा मैं नहीं देख रही यार, दोबारा लिख दो। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है? फिर देखो, अब जैसे हमने R को लिखा था हमने B माइनस D, ठीक है? सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे K माइनस N अपॉन में K, ठीक है? ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू कितनी मानी जाती है, K माइनस N अपॉन में K, ठीक है? लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? बेसिकली एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या करती है, ये आपको R वैल्यू क्या आती है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बायोटिक पोटेंशियल था ना, ये आपके पास कैरिंग कैपेसिटी क्या करती है, उस आर वैल्यू को रोकने से मतलब उस आर वैल्यू तक जाने नहीं देती, किसी भी इंडिविजुअल को आर वाली वैल्यू तक जाने नहीं देती। ये उसको रेजिस्टेंस देती है। ठीक है? अब रेजिस्टेंस कौन-कौन दे सकता है? एबायोटिक फैक्टर्स भी रेजिस्टेंस दे सकते हैं और साथ-साथ आपके बायोटिक फैक्टर्स भी आपके जो है रेजिस्टेंस दे सकते हैं। एबायोटिक का एग्जांपल जैसे कि मान लो रिसोर्सेज बहुत कम हो गए, लाइट ना मिला, स्पेस नहीं मिला, तो आपकी पॉपुलेशन आर वाली वैल्यू तक नहीं पहुँच पाएगी। बायोटिक में कैसे मान लो कॉम्पिटिशन आ गया, 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो रहा है, फिर साथ-साथ आपका प्रिडेशन आ गया, प्रिडेशन जैसे कि मान लो कोई इंसेक्ट प्लांट्स को खाने वगैरह आ गया। तो इस तरीके से जब भी ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं बस कि ये कुछ रेजिस्टेंस है जो कि आर वाली सिंपली बोलो जो कि बायोटिक पोटेंशियल तक किसी भी इंडिविजुअल को पहुँचने ही नहीं देते। उसका मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है? अब मान लो फॉर एन एग्जांपल मान लो आपकी जो K की वैल्यू है ना, मान लो वो 1000 है। मान के चलो 1000 वैल्यू है, ठीक है? सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो क्लास है, क्लास में मान लो आपके पास 40 जो है 40 बच्चे आ सकते हैं। आपके पास जो है 40 बच्चे आ सकते हैं। ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी कि इतने ही इंडिविजुअल जो है वो आ सकते हैं। मान लो आपके पास क्या है 40 के 40 से भी मान लो आपके पास जो है पॉपुलेशन ज़्यादा चलेगी। मान लो क्लास में कितने लोग आ गए 60 बच्चे आ गए, ठीक है? क्लास अटेंड करने 60 आ गए, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे तो बढ़ गई ना, पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ी। लेकिन अगर मान लो मेरे क्लास में 40 बच्चे अलाउड थे, तो 40 के 40 ही आए। जितना एन पॉपुलेशन साइज़ देना था, उतने उतनी ही कैरिंग कैपेसिटी, उतनी एनवायरनमेंट ने बोला कि जितने आने थे, उतने आ गए। इस केस में तो पॉपुलेशन ग्रोथ 0, ना पॉपुलेशन ऐड हुई, ना ही कोई गया। ठीक है? अगर मान लो मेरे पास पॉपुलेशन जो है वो उतनी नहीं आई, जितने में 40 बच्चे अलाउड थे, लेकिन आए 30, तो इस केस में पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। दैट मीन्स पॉपुलेशन अब उतनी ग्रोथ नहीं शो करेगी, जितनी कब शो कर रही थी, n इज़ इक्वल टू n जब k आपका ग्रेटर था। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे पता क्या आता है कि आप ऐसी कौन-सी कंडीशन बताओगे जहाँ पे आपको 0 पॉपुलेशन ग्रोथ दिखेगा, तो आपको वहाँ पे आंसर देना पड़ेगा n इज़ इक्वल्स टू k या फिर सिंपली n बाय k इज़ इक्वल्स टू 1 ये भी लिख सकते हो। ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे, जैसे उसका ग्राफ हमने ऊपर देखा था, इसका भी ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही देखो यहाँ हमने वैसे ही ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करा, ठीक है? यहाँ पे कैसी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, जैसे वहाँ पे हमारे पास क्या था, जे शेप कर्व में कुछ ऐसे आपका एक्सप्लेन ऐसे चला गया था, ठीक है? इस टाइम पे आपके पास जो ग्राफ है वो कैसे जाएगा, यहाँ से आपकी पॉपुलेशन जो है ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है? सबसे पहले पॉपुलेशन मान लो बढ़ती-बढ़ती गई, ठीक है? पहले तो लैग जैसे वहाँ पे लैग आया था, लैग मतलब स्टार्टिंग चीज़ आई थी, फिर लॉग आया था, लॉग को आप यहाँ पे एक्सेलरेशन फेज़ या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फेज़ भी बोल सकते हो, ठीक है? उसके बाद थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल ऐसे छोटा सा चुन्नू से बिल्कुल जगह पे आपको दिखेगा डेसिलरेशन फेज। क्वेश्चन आता है, इसका मैं न्यूमेरिकल भी तुमको अभी दिखाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, डेसिलरेशन फेज दिखेगा।
ठीक है? फिर आपको बाद में क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको सीधा-सीधा स्टेशनरी फेज़ दिख जाएगा, ठीक है? स्टेशनरी फेज़ या फिर सिंपली मैं बोलूँ एसिम्प्टोमेट फेज़ दिख जाएगा, ठीक है? एसिम्प्टोमेट फेज़ कब दिखेगा? जब आपकी ज़ीरो पॉपुलेशन दिखेगी या फिर सिंपली मैं बोलूँ जब आपका n इक्वल्स टू k हो जाएगा ना, या फिर सिंपली जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल k वाली जगह पे पहुँच चुकी है कि अब पॉपुलेशन और नहीं बढ़ सकती, उस टाइम पे आपको क्या दिखता है? स्टेशनरी या फिर एसिम्प्टोट फेज़। यहाँ पे ना डायग्राम से ऐसे क्वेश्चन आता है, पहले लैग दिखेगा, फिर लॉग दिखेगा, फिर डिसेलेरेशन फेज़ दिखेगा, लास्ट में आपको स्टेशनरी फेज़ दिख जाएगा। ठीक है? यहाँ पे देखो पॉपुलेशन क्या होगी, बिल्कुल स्टेबल होगी ना आगे जाके, क्योंकि रिसोर्सेज़ लिमिटेड थे। उसकी तरह थोड़ी ना रिसोर्सेज़ जैसे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। इसके तो रिसोर्सेज़ लिमिटेड हुए, इसने अपनी पॉपुलेशन को स्टैग्नेंट कर लिया, अपनी पॉपुलेशन को रोक दिया। ठीक है? तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? लॉजिस्टिक का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। अब आती है इसकी इक्वेशन के बाद, जैसे उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी थी सिंपल, यहाँ तक पढ़ी थी ना, उसकी इक्वेशन हमने यहाँ तक पढ़ी थी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बोला एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, व्हिच इज़ योर कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी ऊपर बताया था हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी चीज़ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इसको और सिंप्लीफाई करोगे ऐसे निकल के आ जाएगा, जहाँ पे K आपकी अगेन कैरिंग कैपेसिटी है, और इंटीग्रल इक्वेशन कैसे लिखोगे? एनटी एन नॉट ई आर के माइनस टी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या लिखा था? वहाँ पे हमने सिंपल आरटी लिखा था। यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस वाली टर्म यहाँ पे जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की, कि इस वाले मॉडल को आप और क्या नाम दे सकते हो? वर्हिलस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल भी आप इसको नाम दे सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्हिलस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आप एक्सपोनेंशियल को नाम दोगे या फिर लॉजिस्टिक को, तो आपका वहाँ पे आंसर होगा लॉजिस्टिक वाले को हम ये वाला नाम भी दे सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा हाँ, एक और चीज़ आती है अभी, ठीक है? एक और चीज़ आती है, ठीक है? डाउट लिख रहे हो, अपने आप रिफ्रेश होता जा रहा है। मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं कैसे बताऊँ डाउट, क्या डाउट है? मैंने पहले वाला देखा ही नहीं। टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है? चलो, अच्छा मैंने बताया था अब देखो हमारे पास ना 2 तरह की स्पीशीज़ होती है। एक स्पीशीज़ होती है हमारे पास आर स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ होती है हमारे पास के स्पीशीज़। कैसी होती है? के स्पीशीज़, 2 तरह की हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है? आर स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती है? जो कि इनको हम अपॉर्च्युनिस्टिक स्पीशी कहते हैं। अपॉर्च्युनिस्टिक जैसे कि मान लो इंसेक्ट था, इंसेक्ट कब ग्रो करा? ठीक है? इंसेक्ट जो है वो कैसे ग्रो करता है हमारा? इंसेक्ट जैसे कि रेनी सीज़न आया, मान लो जैसे बारिश वगैरह आई, तो इंसेक्ट जो है वो ग्रो करके दैट मीन्स उसने अपॉर्च्युनिटीज़ देखी कि जैसे उसको अपॉर्च्युनिटी मिली तभी उसने अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ उसने कराई। ठीक है? तो जो आर स्पीशीज़ होती है वो कैसी शो होती है आपके पास? अपॉर्च्युनिस्टिक स्पीशी मानी जाती है। ठीक है? जो आर स्पीशीज़ होती है ना वो कैसे अडैप्ट करती है अपने आप को? अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में। जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल, जैसे कि मान लो रेनी सीज़न था, बारिश थी, तो इस तरह से जब अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, ये एग्जांपल्स यहाँ पे सीधा-सीधा एक एग्जांपल याद करो, सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएँगे। ठीक है? तो इंसेक्ट क्या था? पहली बात तो अपॉर्च्युनिस्टिक स्पीशी मानी जाती है। उसके बाद जो भी अनप्रेडिक्टेबल स्पीशी, ये आपके जो इंसेक्ट है उसने कैसे किस टाइम पे ग्रोथ शो करी? जब अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट जो था प्रेजेंट है, जैसे कि रेनी सीज़न। ठीक है? सिंपल जैसे कि टेम्परेट एरिया, ट्रॉपिकल एरिया सबको पता है जहाँ पे एनवायरनमेंट बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। टेम्परेट थोड़े से ठंडे एरियाज़ जो हो जाते हैं, ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं कि अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट का ये भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है? फिर मैंने आपको ये ग्राफ मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पे क्या होता है? स्टेबल नहीं, पॉपुलेशन साइज़, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, जो पॉपुलेशन साइज़ होती है वेरिएबल होती है। वेरिएबल कैसे? मान लो इंसेक्ट्स यहाँ पे बढ़े, रेनी सीज़न खत्म हुआ, फिर यहाँ पे इंसेक्ट्स घट गए, फिर इंसेक्ट्स बढ़े, फिर यहाँ पे घट गए। तो हम कह सकते हैं आर स्पीशीज़ जो होती है ना, वो आपके पास कैसी उनकी जो पॉपुलेशन होती है, वो कैसी होती है? उनकी पॉपुलेशन वेरिएबल टाइप ऑफ रहती है। इनका बॉडी साइज़ कैसा होता है? छोटे-छोटे होते हैं। जैसे कि मान लो इंसेक्ट्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया इंसेक्ट्स का, इंसेक्ट्स कितने छोटे होते हैं, है ना? तो आर स्पीशीज़ में किसका एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे कि मान लो बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट हो गया, कुछ वीड्स हो गए, जो सिंपली मैं कह सकती हूँ जो कि आपके छोटे-छोटे होते हैं, ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो ऑफस्प्रिंग अपने जो प्रोजेनी देते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेनी देते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे लिख रखा है अर्ली रिप्रोडक्शन। अब इनके छोटे-छोटे हैं। आपको मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में आपको पता होगा, वहाँ मैंने बताया था कि साइज़ से रिलेटेड भी होता है लाइफ स्पैन। जैसे कि मान लो कौन-सा ऑर्गेनिज़्म कितने टाइम तक जी रहा है, वो डिपेंड करता है, उसके साइज़ से भी उसका डिपेंड वो करता है। जैसे कि मान लो इंसेक्ट मैंने मान लो बोला छोटा-सा है, तो ये डेफिनिटली यहाँ पे इसका जो लाइफ स्पैन होगा वो भी छोटा होगा। हमारे इंसानों की तरह तो नहीं ना ये 60 साल, 100-100 साल तक जिए। ये बहुत कम टाइम के लिए जीता है, और कम टाइम के जीने की वजह से ये फटाफट से रिप्रोडक्शन भी शो कर देता है। ठीक है? कौन? आर स्पीशीज़। अब इसका बिल्कुल ऑपोज़िट चला जाता है के स्पीशीज़। ठीक है? के स्पीशीज़ का बिल्कुल पीवाईक्यू का है ये। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है आर और के बीच में। ठीक है? जैसे वो टेम्परेट में ग्रो करता था, ये ग्रो करता है ट्रॉपिकल में। जैसे जैसे आपके यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज़ थी वो वेरिएबल रहती थी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। कैसे? देखो ग्राफ आपको याद हो, यहाँ पे कांस्टेंट बनाया था ना, इसको आप लिंक कर सकते हो लॉजिस्टिक वाले मॉडल से, ठीक है? और इसको आप लिंक कर सकते हो एक्सपोनेंशियल वाले से। सेम चीज़ें जो लिखोगे, वही आपकी जो है सीधे आपकी जो चीज़ें हैं वो चली जाएँगी, ठीक है? फिर यहाँ पे लिख रखा है बॉडी साइज़ इसका छोटा रहता है, लेकिन हमारा जो बॉडी साइज़ है, एग्जांपल यहाँ पे एनिमल्स हमारी बात होगी सिंपली, इनका जो बॉडी हमारा बॉडी साइज़ कैसा है? बड़ा
बड़ा है ना, और हम कैसे मॉडल शो करते हैं, हम शो करते हैं लॉजिस्टिक वाला, तो हम कैसे स्पीशीज़ से बिलॉन्ग करें, के वाली से, ठीक है? फ्यू ऑफस्प्रिंग, और इनकी जो जैसे इन्होंने अर्ली रिप्रोडक्शन शो करी, ये डिलेड रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, इनका हमारा लाइफ स्पैन क्या है, इनके कंपैरेटिवली जो है वो बड़ा होता है। एग्जांपल आपके एनिमल्स। क्लियर हो गया आर और के स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर और के बीच में जो है डिफरेंस यहाँ पे आता है, ठीक है? ऐसा क्या लिख रहे हो बायो बाबा जो कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो ही नहीं करने दे रही? क्लियर? फिर देखो नेक्स्ट आता है आपके पास लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक है? टेलीग्राम पे पूछ लेना बायो बाबा जो भी डाउट हो, ठीक है? मैं वहाँ पे वॉइस मैसेज में भेज दूँगी। फिर देखो यहाँ पे अब ना किस तरीके से हम अपनी स्पीशीज़ को किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले हम अपनी किसी भी पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसे टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसी पॉपुलेशन जो कि आपके बहुत बार रिप्रोड्यूस कर रही है, एक ऐसी पॉपुलेशन हम डिवाइड कर सकते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार रिप्रोडक्शन को शो करती है, ठीक है? लास्ट टॉपिक ही समझ लो इसको, लास्ट टॉपिक ही है ये, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पॉपुलेशन इंटरैक्शन पार्ट 3 में इसका करेंगे, ठीक है? चलो देखो, अब हम अपनी पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, पहले ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग कि मान लो कोई ऐसी पॉपुलेशन जो कि बहुत बार ब्रीड कर रही है, जैसे एग्जांपल बर्ड्स, ह्यूमन्स, मैमल्स, हम बहुत बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्पीशीज़ जो कि सिर्फ एक बार करती है, उसका एग्जांपल है पैसिफिक साल्मन फिश, एनसीईआरटी की लाइन्स आई है और इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है? पैसिफिक साल्मन फिश एक ऐसा एग्जांपल है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करती है, इस बेसिस पे हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड चीज़ आती है नंबर एंड साइज़ ऑफ ऑफस्प्रिंग के बेसिस पे भी अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे होते हैं जो कि छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़्म देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा रेट पे, या सिंपली बोले बहुत ज़्यादा नंबर उनका बहुत ज़्यादा होता है, प्रोजेनी बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन छोटी-छोटी देते हैं। एग्ज़ाम्पल ऑयस्टर्स हो गए, पेलाजिक फिशेज़ हो गई, लर्न करना पड़ेगा ठीक है? फिर नेक्स्ट स्पीशीज़ को हम कैसे कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि नंबर उनका कम है, प्रोजेनी देने का उनका नंबर कम है, लेकिन साइज़ बहुत बड़ा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बर्ड्स और मैमल्स, जब मैमल्स के जो भी यंग वन्स आते हैं, तो कितने बड़े-बड़े ऑर्गेनिज़म्स आते हैं ना, अगर हम कंपेयर करें अपने नॉर्मल वालों से। ठीक है? तो हम जो बर्ड्स और मैमल्स और हम जो ह्यूमन्स वगैरह हैं, हम किस में चले जाते हैं आपकी सेकंड कैटेगरी में, ठीक है? अब बताओ ये स्मॉल साइज़ है और लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे आर आएगा या फिर के आएगा? और यहाँ पे आर आएगा या फिर के आएगा? फटाफट से बताओ। आर स्पीशीज़ है या के स्पीशीज़ है? यहाँ पे देखो लार्ज नंबर स्मॉल साइज़ ऊपर बताई थी ना टेबल बताई थी ना उस अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे इसको आर स्पीशीज़ में लिखोगे या फिर इसको के में लिखोगे? बताओ। बायो बाबा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम लिंक, वहाँ से जॉइन कर लो। शिवा बैच नेम से है। अटेंडेंस मार्क कर दो जिसने नहीं की। अच्छा प्राची कह रही है पहला आर होएगा, बाकी? बाकी पहला आर ठीक है, बाकी? ठीक है। डिस्कशन ग्रुप पे बायो बाबा वहाँ पे भेज देना, ठीक है? जो भी डाउट हो डिस्कशन ग्रुप जॉइन करके वहाँ भेज देना। फर्स्ट हाँ, ठीक है। अलीज़ा, हर्ष, प्राची ठीक है। पहली वाली कौन-सी हो जाएगी? आर स्पीशीज़। आर स्पीशीज़ की हुई समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पे आपको हिंट मिल गया यहाँ पे लार्ज नंबर और स्मॉल साइज़ वाले का और सेकंड एग्जांपल हो जाएगा के स्पीशी वालों का। ठीक है? हाँ, ठीक है सबका। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक है? कि जो पॉपुलेशन होती है देखो आर मैंने ऊपर बताया था आर को हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही बोल सकते हैं जो कि डार्विन ने भी यही टर्म बोली थी। तो हमारी मेन कोशिश रहती है एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग भी कि आर को हमें जितना ज़्यादा हो सके हम आर वाली वैल्यू को उतना हम उसको इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है? हमारी जो मेन पॉपुलेशन की जो मेन चीज़ होती है उनका मतलब होता है कि हमें हाई से मतलब हाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी आर की वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है? फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि बर्ड्स एंड मैमल्स का कौन से होते हैं, जैसे कुछ जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज़ प्रोड्यूस करते हैं, एग्जांपल ऑयस्टर्स और पेलाजिक फिशेज़। उसके बाद स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज़ ऑफस्प्रिंग जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स, ये एग्जांपल बस आपको वही यहाँ पे दे रखा है। क्लियर? बताओ। पॉपुलेशन इंटरैक्शन अभी करना है या थर्ड पार्ट में बताओ? ये वाला टॉपिक वैसे भी खत्म तो हो नहीं पाएगा, एक लेक्चर लगेगा। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। डायग्राम्स के साथ इसको करेंगे जैसे क्लोनफिश, ब्रूड पैरासिटिज्म, उसके बाद यहाँ पे क्यूस्कुटा, मोनार्क बटरफ्लाई। ठीक है।
चलो क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ इसका। मेनी फिशेस थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज। टेम्परेचर कहाँ कितना रहता है एंटार्क्टिक वाटर्स में बताओ? ठीक है, बताओ चलो ये इसका आंसर बताओ। मैंने अभी ऊपर बताया था ना स्टार्टिंग में एडेप्टेशन का क्वेश्चन है कि एंटार्क्टिक वाटर में जो टेम्परेचर था वो कितना रहता था? बताओ टेम्परेचर। ऑलवेज बिलो जीरो। ठीक है, प्राची का आंसर आया अभी तक बस। ठीक है, ऑलवेज बिलो जीरो। ठीक है, लिखा हुआ था ना वहाँ पे सब जीरो भी लिखा हुआ था। सब जीरो का मतलब होता है लेस देन जीरो। ठीक है। ठीक है, प्राची, हर्ष, टोरमी, अलीजा। ठीक है। फिर देखो, हाउ मच प्रेशर इज एक्सपीरियंस बाय मैराइन इनवर्टेब्रेट्स एंड फिशेस लिविंग एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशन। उसी का एग्जांपल हो गया जहाँ पे अडेप्टेशन बताई थी हाई प्रेशर वालों की। ठीक है, उसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, बताओ। आंसर इसका बताओ। 78 डी। ग्रेटर देन 100 टाइम्स ऑफ नॉर्मल प्रेशर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी। बताया था ना वहाँ पे 100 से आपके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम्स तक जो है आपका ज्यादा प्रेशर जो है वहाँ पे रहता है। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू डील विद हाई टेम्परेचर इन देयर हैबिटेट। फिजियोलॉजिकल वाली ऊपर बताई थी, ऐसी कौन सी चीज है जो कि फिजियोलॉजिकल एबिलिटी को लैक करती थी? बताओ एग्जाम्पल उसका। बताओ फिजियोलॉजिकल वाली एबिलिटी को कौन लैक करता था? 79 बी। वेरी गुड, डेजर्ट लेजर्स। ठीक है, डेजर्ट लेजर्स कौन सी अडेप्टेशन शो करती थी? नाम बताओ एक बार अडेप्टेशन का, क्या नाम था उस अडेप्टेशन का? फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल? बताओ। कौन सी अडेप्टेशन? अब एक पार्ट हमारा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में लगेगा, उसके बाद फिर जो 2 चैप्टर्स रह जाएँगे वो वन शॉट में ट्राई करेंगे। फिर सिलेबस कंप्लीट। ठीक है प्राची, बिहेवियरल। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। व्हाट एडेप्टेशन डेजर्ट लिजर्ड्स शोज टू डील विद हाई टेम्परेचर। कौन से एडेप्टेशन बिहेवियरल करते थे, कैसे करते थे? डेफिनिटली बास करते थे सन में। जब उनका टेम्परेचर जो है गिर जाता तो दैट मीन्स जब उनको ठंड लगती थी वो सन की हीट लेने आ जाते थे। ठीक है। फिर देखो, द मेन रीजन बिहाइंड बिल्डिंग ब्यूरोज इन सॉइल बाय ब्यूरोइंग एनिमल्स इन। मेन रीजन उनका क्या होता था? बताओ मेन रीजन उनका। ठीक है, 80 का ए। ठीक है, ये वाला 81 का। मेन रीजन उनका क्या होता था कि वो सॉइल के अंदर ब्यूरो कर जाते थे? द मेन रीजन to escape from predators, to derive nutrition. The mode of evolution close burrows as a specific habitat and to escape from above ground heat. ठीक है, डी। ठीक है, हीट के बचने के लिए वो क्या करते थे? ब्यूरो कर जाते थे। ठीक है। फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। पॉपुलेशन का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है? पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि आपस में इंटरब्रीड कर पाए, जो कि सेम हैबिटेट में रहती थी? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना, जो कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती थी। वो एग्जाम्पल था पॉपुलेशन का। तो इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है? ठीक है हर्ष। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल एनी स्पीशीज कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, यही उसके एक एट्रीब्यूट नहीं माना जाता, क्योंकि देखो जियोग्राफिकल लोकेशन में तो वो रहते थे, ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, ये भी होता है। और पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं आपस में, ये भी ऐसा पॉपुलेशन की फीचर मानी जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या दे रखा है, आर यहाँ पे क्या था? डेफिनेटली इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज था। अब इसका बताओ, लर्न अगर किया होता। नॉर्वे रैट का क्या था? नॉर्वे रैट में आर की वैल्यू क्या थी? बताओ नॉर्वे रैट की आर की वैल्यू। बताओ 97 सी। हाँ, गुड। ठीक है प्राची, लर्न हो गया ना? चलो ये था हमारे पास 0.015। फ्लो बीटल क्या कैसे लर्न कराई थी? यहाँ पे कितनी थी हमारे पास? 0.12 थी। आर वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन की हमारे पास कितनी थी? 0.0205 थी। ठीक है, ये वैसे भी लर्न कर लेना, हो जाएगा। फिर दे रखा है व्हेन एन पॉपुलेशन, दैट मींस भाई ग्राफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम यूजिंग इक्वेशन सेकंड एज पर क्वेश्चन 99। अच्छा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाले की बात कर रहे हैं। बताओ एक्सपोनेंशियल में कैसा ग्राफ बनता था? फटाफट से बताओ।
एक्स्पोनेंशियल वाले में कौन-सा ग्राफ बनता था? किस शेप का? ठीक है लीज़ा, जे शेप का, गुड। फिर देखो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन वही यहाँ पे फिर से उसकी बात कर रहे हैं आपके एक्स्पोनेंशियल वाले की, कौन-सा आता था हमारे पास? यही आता था, ठीक है? एनी स्पीशीज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर डैश रिसोर्सेज़ कंडीशंस कैन रीच मैसिव पॉपुलेशन डेंसिटीज़ इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। सिंपल सा बताओ, लिमिटेड में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती थी या फिर अनलिमिटेड में? हाँ, ठीक है, बी, ठीक है? अनलिमिटेड के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती थी। कैरिंग कैपेसिटी क्या थी? कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बताओ? ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी कितना मैक्सिमम रिप्रोडक्शन वो कर सकता है, वो तो आई थिंक सो आर था ना वो तो, है ना? फिर ये देखा नेचर लिमिट फॉर सपोर्टिंग मैक्सिमम ग्रोथ, नेचर्स लिमिट फॉर सपोर्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इस दोनों को ध्यान से देखना, इन दोनों को। फिर क्या है? ऑर्गेनिज्म कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल ओड्स। ओड्स का मतलब वही अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा हर्ष बी, बाकी 103 सी। अच्छा कोई बी कोई सी बताओ? बाकी रियाज़ बी। हाँ, देखो इसका आंसर ना बी आएगा, ठीक है? वो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था वहाँ पे नंबर के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इसका आंसर बी आएगा, ठीक है? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी का मेन काम क्या था कि हमें मैक्सिमम हमें आर तक जो बायोटिक पोटेंशियल जो कि आर वैल्यू थी, जो हमने वहाँ पे बोली थी, वहाँ तक हमें किसी भी स्पीशीज़ को नहीं पहुँचने देना। और आर वैल्यू कैसी आ रही थी? जब मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, नंबर नहीं, जब पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम हो रही थी, तब मेरे पास आर की जो वैल्यू है, वो पहुँच रही थी, ठीक है? और कैरिंग कैपेसिटी का काम ही क्या था कि इस आर वैल्यू से बचा के रखना। ठीक है? चलो, नेक्स्ट देखो इफ अ पॉपुलेशन ग्रोज़ इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज़, लिमिटेड की बात होगी दैट मीन्स यहाँ पे कौन से मॉडल की बात की गई है? पहली बात तो लॉजिस्टिक की बात की गई है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं देन फॉलोइंग फेजेस ऑफ अचीवमेंट आर ऑब्जर्व्ड। बताओ, ग्राफ बताया था ना, क्वेश्चन वहाँ से आता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है प्राची डोरमी, चलो बताओ। इफ अ पॉपुलेशन ग्रोज़ दैट मीन्स यहाँ पे लॉजिस्टिक वाले मॉडल की यहाँ पे बात की है। ठीक है? बताओ कौन-सा आएगा? ग्राफ याद है ना? ऐसे, ऐसे, ऐसे ऊपर जाता था। ठीक है? एसिम्प्टोमेट वाली कंडीशन याद करना, n इज़ इक्वल्स टू k में आपके पास कैसी आ जाती है? एसिम्प्टोमेट इक्वेशन आती है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। 104 का ए, गुड, ठीक है? लैग आता है, एक्सेलरेशन आता है, डेसेलेरेशन एंड एंड आपका एसिम्प्टोमेट आता है, ठीक है? सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर देखो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ अ पॉपुलेशन इन सर्टेन हैबिटेट इज कॉल्ड एज़, क्या बोलते थे उसको? वर्ह्यूलेस फिटनेस बोलते थे, लेमार्कियन फिटनेस बोलते थे, डार्विनियन या फिर हक्सलेस फिटनेस। लास्टली क्वेश्चन जो है उसके आंसर कमेंट से बता के जाओगे, और जो कमेंट्स में नहीं बता के जाएगा मैं समझूंगी कि उसको आता ही नहीं फिर ये वाला। जो कमेंट्स में नहीं बताएगा फिर यही मानूंगी मैं उसने उसको आता ही नहीं, ठीक है? ए का एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ये तो इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है, वर्हीलेस फिटनेस कहाँ से आ गया? बताओ। हाँ, बी आएगा ना, डार्विन फिटनेस। ये तो वैसे भी आर की वैल्यू की वली वही बात कर रहे हैं, ठीक है? ये तो वैसे भी इवोल्यूशन वाले चैप्टर का है। वर्ह्यूलेस फिटनेस नहीं था, वर्ह्यूलेस जो पर्ल लॉजिस्टिक वाला था वो मॉडल का नाम था, ठीक है? डार्विन फिटनेस आएगा, ठीक है? चलो बाकी ये वाले क्वेश्चन बता के जाना, और जो नहीं बता के जाएगा मैं समझूंगी उसको उसको नहीं, उसने लेक्चर अटेंड नहीं करा या फिर उसको आता ही नहीं, ठीक है? अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया पॉपुलेशन इंटरैक्शन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से तो तुम गारंटेड क्वेश्चन मान लो, एक या दो क्वेश्चन उसमें से तो जरूर आते हैं, ठीक है? और जो भी तुम्हें डाउट होता है ना उस वाले टॉपिक से, सारा क्लियर देखो, ये जैसे इग्रेट्स का एग्जांपल है, डायग्राम से समझोगे, जैसे क्लोनफिश का एग्जांपल है, उसके बाद ये ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, फिर यहाँ पे कॉपेपॉड्स का एग्जांपल है, जो भी टर्म्स उसमें अगर कोई ड्रॉपर होगा तो उसको पता होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे ये क्यूस्कोटा, ये मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जांपल है, ये स्टारफिश का है, ठीक है? तो डायग्राम से समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर तो जरूर अटेंड करना, ठीक है? जहाँ भी कंफ्यूजन होती थी ना, ये सी एनीमोन क्लोनफिश का एग्जांपल है, डायग्राम से समझ जाओगे जरा, ठीक है? चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट में, शायद फिर हम बायोडायवर्सिटी वाला भी उसी दिन स्टार्ट कर लें, देखेंगे, ठीक है? क्लियर, कमेंट्स करके जाना सब, जिसने अटेंडेंस माँगनी करे अटेंडेंस कर देना। चलो, ठीक है फिर, थैंक यू, जा सकते हो।